बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाशीज़ खान साहब को कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। आज सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से और PTI के हवाले से भी एक बहुत अहम खबर ये है कि मुर्तज़ा वहाब साहब को सेनेटर के लिए नामजद कर दिया गया है कराची के लिए। मुर्तज़ा वहाब साहब जी सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, काफ़ी सरगर्म नज़र आते हैं, हमेशा पीपल्स पार्टी के पॉलिटिक्स देखते हैं, उसमें हमेशा उनके बयानात भी हमारी नज़रों से गुजरते रहते हैं। लेकिन क्या ये डिसीजन इस वक्त सही है, गलत है, आज के प्रोग्राम में इस हवाले से हम बहस करेंगे। थोड़ा सा माजी में जाते हैं जी, और 2018 का इलेक्शन भी मुर्तज़ा वहाब साहब ने लड़ा था, लेकिन वो PTI के नुमाइंदे जीत गए थे, तो वो इलेक्शन तो नहीं जीत सके। लेकिन इस वक्त उनका इंतखाब जो है ये PTI को काफ़ी मेरे ख्याल में इससे रिजर्वेशंस हैं, और उसका जो इजहार है वो खुर्रम शेर जमान साहब जो कि PTI के सदर हैं कराची के, उन्होंने कहा है जी कि उनको रिजर्वेशंस हैं इस तयनाती के ऊपर। इसी के साथ साथ जो गवर्नर सिंध हैं इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि उनको भी कुछ रिजर्वेशंस हैं, और ख़ास तौर पे उन्होंने मुराद अली शाह साहब का जिक्र करते हुए कहा कि मुराद अली शाह साहब को इस हवाले से ये तयनाती रुकवानी होगी, कुछ देखना होगा। वो भी इससे मुझे खुश नज़र नहीं आए इमरान इस्माइल साहब, उनका भी जो बयान सामने आया। ये मुर्तज़ा वहाब साहब की तयनाती है, ये बड़ी अचानक से हुई है, क्योंकि इससे पहले लईक अहमद साहब जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, और दिसंबर 2020 में उनकी तैनाती हुई थी। उससे पहले हमने देखा जी इफ्तिखार शालवानी साहब थे, और उनकी तैनाती जो है वो सितंबर 2020 में हुई थी, जिसको बिलावल साहब ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया था कि इफ्तिखार शालवानी साहब आएंगे तो बड़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ये बार बार एडमिनिस्ट्रेटर्स की तब्दीली जो हम देख रहे हैं, आज कोशिश करेंगे इस पर बात करें, बिकॉज हम हमेशा देखते हैं कि कराची एक ऐसा शहर है, कराची एक पूरा पाकिस्तान है अपने अंदर, जिसमें जितने भी चाहे पाकिस्तान के लोग हों, पाकिस्तान की पार्टीज़ हों, तमाम स्टेक होल्डर्स हों, वो हमेशा से इस बात पे फोकस रखते हैं कि कराची में क्या चल रहा है, कराची की सियासत में क्या नया हो रहा है, और ख़ास तौर पे कराची के शहरी किस तरह हैं, वहाँ पे अगर बारिशें आई हैं तो उसकी क्या सूरत हाल है। आप देखते हैं हमेशा से जब भी कराची में कोई छोटी सी बात भी मंजर-ए-आम पर आती है तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती है पूरे पाकिस्तान में। सो अब क्या ये डिसीजन फेवर में होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? मुर्तज़ा वहाब साहब को लाने का मकसद क्या है? मेन मकसद तो ऑफकोर्स जितनी भी बल्दियाती जिम्मेदारियां हैं वो यकीनी तौर पे वो निभाएंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में अपने एंड पे अब पूरी तैयार है, अगले इलेक्शंस के लिए तैयारियां पूरी जारी हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब को लाने का मकसद ये भी हो सकता है कि वो बड़ा क्लोजली PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स के साथ रहकर मॉनिटर करें, काम करवाएं, और कराची के शहरियों को वो रिलीफ दे सकें जिसके कराची के शहरी बड़े अरसे से मुंतज़िर हैं। तो आज हम जी कोशिश करेंगे, हमने मेहमानों को दावत दी है, हमने PTI से भी आज गुजारिश की है मेहमान को में ज्वाइन करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे कराची से, इसी के साथ जी सीनियर एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, और पाकिस्तान कौमी मूवमेंट मुत्तहदा से भी हमने कोशिश की है कि हमें मेहमान आज ज्वाइन करें। लेकिन कराची की बात जब भी आती है तो माजी में कराची के साथ होने वाली ज्यादतियाँ, कराची की हमने इससे पहले भी बात की थी लास्ट वीक कराची के हवाले से, तो उसमें हमने देखा कि कितना एक समीर शेख साहब थे और सफ़वान साहब थे, तो उन्होंने किस हद तक एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार की, आपने ये किया, आपने वो किया, लेकिन कराची की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। ये हमेशा से हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, एक दूसरे के ऊपर जुमले कसे जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाली जाती है, लेकिन कराची की असल जिम्मेदारी कौन लेगा? हु इज गोइंग टू ओन कराची? ये कराची ऐसा शहर है जो गरीबों को पालता है, जो इस चाहे पूरे पाकिस्तान से जब लोग सिंध की तरफ आते हैं, जब लोग कराची की तरफ आते हैं, यहाँ पे बसते हैं, कारोबार करते हैं, रहते हैं, कमाते हैं, और फिर अपने घरों को लौट जाते हैं। कराची उनकी माँ का दर्जा रखता है, क्योंकि ऑफ कोर्स तमाम तर रोज़गार के मौके यहाँ उनको मुहैया होते हैं। तो कराची के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों होती है? माजी में भी क्यों होता रहा? इससे पहले लास्ट प्रोग्राम में इसी हवाले से जिससे कनेक्टेड एक प्रोग्राम था, उसमें हमने बात की थी कि ये जो बल्दियाती निज़ाम था उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग कहते हैं जी बल्दियाती निज़ाम बेहतर था। कुछ लोग इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करते कि जी बल्दियाती निज़ाम बेहतर होगा। पूरी दुनिया में आप बहुत सारी चीज़ें जो बाहर चलती हैं, बाहर दे आर एस्टेब्लिश्ड सिस्टम, बट इन पाकिस्तान दैट सिस्टम डज नॉट वर्क। Now what is the reason behind that? So आज के प्रोग्राम में हमारी जो कोशिश होगी
अपने मेहमानों से जानने की कि सबसे पहले तो वो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, क्या पीपल्स पार्टी का ये फैसला इस वक्त दुरुस्त है, और गवर्नर साहब ने जिस तरह कहा इस इमरान इस्माइल साहब ने, उनको क्या रिजर्वेशंस हो सकती हैं, और उन्होंने मुराद अली शाह साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं, अगले हफ्ते उनकी आमद मुतवक्को है, उनकी आमद के बाद ही ये इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा मुर्तज़ा वहाब साहब के हवाले से। अच्छा, इसी के साथ साथ जो लईक अहमद साहब हैं जी, वो गुलशन इकबाल का दौरा भी कर रहे थे, आज हमने देखा वो तैयारियां भी कर रहे हैं, वो बारिशों के हवाले से उनके बयानात हमने देखे, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो बल्दियाती काम है उनकी जिम्मेदारी जो है वो हम निभा रहे हैं, किस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस दफ़ा अगर बारिशें आती हैं कराची में तो हम पहले से उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड ब्रीफिंग भी दी, मुझे वो भी काफ़ी सरगर्म नज़र आते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में। आज भी वो मौजूद थे गुलशन इकबाल में, आज भी वो बड़े एक्टिव थे, लेकिन अचानक से इस तरह का डिसीजन, और वो भी मुराद अली शाह साहब की गैर मौजूदगी में, क्योंकि अब तक वो आए नहीं हैं, और जब वो आएंगे तब नोटिफिकेशन जारी होगा, तो इसकी क्या ज़रूरत पेश आई, क्यों इतना बड़ा डिसीजन लिया गया, और क्या इसके समरात होंगे, क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है, इस हवाले से जी हम बात करेंगे। प्लीज़ मुझे बताइएगा, जैसे ही हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करते हैं तो हम अपने मेहमानों की तरफ बढ़ जाएंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, कराची की जब आप माजी में जाते हैं तो आप मुख्तलफ जो पार्टीज़ थी उनका स्टेक देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा जमात इस्लामी की तरफ से भी, जब मुशर्रफ साहब सदर पाकिस्तान थे और चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उस वक्त भी हमने देखा कि कराची में नेमतुल्लाह खान साहब ने बहुत काम करवाया और बड़ा अप्रिशिएट किया गया। उसके बाद जी मुस्तफ़ा कमाल साहब आते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत आती है शहर में, और यहाँ पे हम देखते हैं कि सेम वही मेयर सिस्टम जारी रहता है, म्यूनसिपल कमेटीज़ होती हैं, यूसीज़ होती हैं, और पूरा एक सिलसिला रहता है। और एक काफ़ी हद तक कराची के 70 से 80% आवाम मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर से खुश थी, क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है, बहुत सारे फ्लाईओवर्स, बहुत सारे हमने देखा रोड्स, और काफ़ी एक हद तक हमने देखा कराची वालों को वो रिलीफ मिला जिसका बड़े अरसे से वो इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद जी दोबारा से जी 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 प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे लग रहा है जी हमारे मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, मैं बिल्कुल उनके बाद कौन सर, प्लीज़ मुझे बताइएगा किसने हमें ज्वाइन किया। जी शाहिद पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी। शाहिद पाशा साहब जो हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, बहाली ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है, और साबिका डिप्टी कन्वीनर भी रह चुके हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर शाहिद साहब। जी वालेकुम सलाम आसिफ भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबको सलाम। सर पैनलिस्ट अभी आ रहे हैं सर, आपने हमें सबसे पहले ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, सबसे पहले आपसे मैं बात करूंगा, मुझे बताएं कि ये जो फैसला हुआ है आज मुर्तज़ा वहाब साहब को तैनात किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर कराची, इस फैसले को सबसे पहले मैं आपकी ज़ाती राय लूंगा, किस तरह देखते हैं आप? देखें, इस वक्त जो हम जिस स्टेज पर हैं और जो हम चीजों को समझ रहे हैं, जो हम चीजों को देख रहे हैं, हाँ। ये कराची को तो सबसे पहले ओन करने का मसला है। कराची वो गाय है जिसका दूध तो सब पीना चाहते हैं, सब लेना चाहते हैं, उससे दही मक्खन और मलाई भी बना रहे हैं, लेकिन उसको खुद कराची को कोई ओन नहीं कर रहा। मुर्तज़ा वहाब साहब साफ सुथरा नाम है, लेकिन बदकिस्मती से ताल्लुक उनका पीपल्स पार्टी से है। अच्छा। लेकिन अगर चूंकि वो कराची के बेटे हैं और वो उनका ताल्लुक कराची से है, उनकी वालिदा मोहतरमा की बड़ी खिदमत रही है कराची से, मैं इसको खुश आइन कहता हूँ कि अगर आते हैं मुर्तज़ा वहाब और वो कराची के लिए काम करते हैं तो ये तो आगे देखेंगे होता क्या है, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन मेरी उम्मीद यही है कि कराची का जो मैंडेट अभी तो स्प्लिट हुआ है ना, ये उसी को दिया जाए, ये जिम्मेदारी जो कराची के लोग जिसको चाहते हैं। कराची के लोगों ने माजी में जिस पार्टी को मैंडेट दिया है, डेफिनेटली मेरा इशारा एमक्यूएम की तरफ है, और बदकिस्मती ये है कि एमक्यूएम भी वो डिलीवरेंस नहीं दे सकी, जिसकी वजह से अब ये मामला खटाई में पड़ गया है। तो गुज़िश्ता 4 साल में एमक्यूएम की बल्दियाती कारकर्दगी थी, हम तो तंजीम बहाली कमेटी में हैं, आपको पता है, हम तो बड़े नाकिद रहे, क्रिटिक्स रहे विद इन दी एमक्यूएम, और ये जो एमक्यूएम में ये जो डिवाइड हुई है, ये एक प्योरली बल्दियाती नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर ही फारूक सत्तार भाई ने आवाज उठाई थी, तो हम हुए थे। लेकिन होप
उम्मीद मैं ये करता हूं कि अल्लाह करे एमक्यूएम एक हो जाए, जल्दी से मुत्तहिद हो जाए, मजबूत हो जाए, और फिर ये तमाम खराबियों को दूर करके। तो कोई ऐसा है चांस कोई इलेक्शन से पहले कोई मुत्तहिद होने का, आपका कोई राब्ते जारी हैं, कोई बात हो रही है आपस में, कुछ अगर आप इस हवाले से कहना चाहें? जी बिल्कुल बिल्कुल आसिफ भाई, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पे मैं और हमारे जो सीनियर साथियों की एक टीम है। हमारे खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से भी मेरी जाती भी मुलाकात हुई है और हमारी टीम की भी हुई है। प्लस हम कोर्ट्स में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो राब्ता कमेटी के मेंबरान हैं, कोर्ट्स में हमारी तारीखें पड़ती हैं 22 अगस्त का केस और दीगर केसेस में, तो वहां भी हम एक दूसरे से यही डिस्कशन करते हैं कि खालिद भाई और फारूक सत्तार भाई अगर एक हो जाएं और दोनों क्लीन फेसेस हैं, साफ सुथरे हैं, और वो एमक्यूएम के अंदर एक जिसे कहते हैं ना रिफॉर्मेशन का ऐलान करें, इनकलाबी इकदाम करें और एक साफ सुथरी एमक्यूएम, करप्शन फ्री एमक्यूएम बनाने का ऐलान करें, तो मैं समझता हूं कि कोई दिन दूर नहीं, इंशाअल्लाह लोग फिर एमक्यूएम की तरफ आएंगे। और एमक्यूएम फिर इंशाअल्लाह कराची के लोगों को सर्व करेगी और ये शहर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कैसे फिर तरक्की करेगा। सर एक पीएसपी भी तो है, पीएसपी को क्या करेंगे? मैं जरा आपसे जाती गुफ्तगू भी थोड़ी कर रहा हूं आपकी पार्टी के हवाले से, जब तक पैनल्स नहीं आ जाते फिर हम अपने मौजू पे दोबारा वापस आ जाएंगे, मौका मिल गया आपसे बात करने का। मैं आपको बताता हूं पीएसपी के हवाले से वैसे क्या है, वो भी तो सर एक आपके ही लोग हैं, उनके पास भी मैंडेट है कराची का। जी बिल्कुल, देखिए पीएसपी के पास तो मैंडेट तो खैर नहीं है, कहाँ है मैंडेट उनका? तो कोई उनका जलसे तो देखें, वो तो पूरा मज़ार कायद भरा हुआ होता है उन्होंने। नहीं मैंडेट देखिए, जलसों को अगर आप क्राइटेरिया बना ले तो फिर तो पाकिस्तान की तमाम ही जमायतें जो हैं वो टॉप लेवल। सर इमरान खान साहब ने जलसे किए, इमरान खान साहब ने हर जगह जलसे किए, वो जीत भी गए, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं। हमने देखा है जो लोग जमा कर लेते हैं वो कहीं ना कहीं वो आ जाते हैं किसी पोजीशन के ऊपर। देखें ये जो जलसों में तालियां बजाने वाले लोग होते हैं ना, अगर ये वोट डालने भी आ जाएं तो शायद पाकिस्तान की तकदीर बदल जाए। तो पूरी दुनिया में कोई क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में तो इलेक्शन होता है, उसमें एक आधी कोई बड़ी गैदरिंग होती है, जलसे जुलूस ज्यादा होते भी नहीं है। अब तो सिर्फ एक पंफलेट और हैंडबिल पे काम चलता है। हमने ये बड़े बड़े सेमिनार्स दूसरी कंट्रीज के लोगों को अटेंड किया, हमें पता है, वो कहते हैं कि जलसा जुलूस कामयाबी की ना जमानत है ना दलील है। आपको लग रहा है पीएसपी कुछ नहीं कर सकती? सर अभी जो आपके इलेक्शन हुए बल्दिया में, पीएसपी तीसरे नंबर पे थी उसमें। नहीं वो तीसरे नंबर पे तो वो इस वजह से ना, एक तो देखिए एमक्यूएम में डिवाइड है, नंबर 1, नंबर 2 जिमनी इलेक्शन था, नंबर 3 दुनिया में ये तासुर कायम है कि जिमनी इलेक्शन वही पार्टी जीतती है जो बरसर इख्तिदार हो, तो पीपल्स पार्टी ने तो वो सीट जीत ली। सर मैं तो पीएसपी की बात कर रहा हूँ, पीएसपी कौन सी बरसद इख्तिदार है, उन्होंने उनकी तीसरी पोजीशन तो तीसरा चौथा नंबर पे, तो हम तो विनिंग की बात कर रहे हैं ना, विनिंग कॉम्पिटिशन। मैं कह रहा हूँ कि एमकेएम से तो सर वो भी आगे थी ना। अब मैं ये इस बारे में बात नहीं, कोई मसला नहीं है सर, कोई मसला नहीं है। एमकेएम के अगर दोनों दलों का वोट मिला ले तो वो आप इनसे भी ज्यादा नजर आएंगे आपको, लेकिन आप इस पे इंसिस्ट नहीं करें कि पीएसपी का कोई मैंडेट है। और चूंकि मैं डेफिनेटली पीएसपी वालों को जानता हूं, जिस दिन एमक्यूएम ठीक हो गई, जिस दिन मैं आपको ये मेरा आप मार्क माय वर्ड्स, जिस दिन एमक्यूएम ठीक हो गई, एमक्यूएम ने करप्शन फ्री एमक्यूएम बनाने का ऐलान कर दिया और साफ सुथरे लोगों को मैंडेट जिम्मेदारियां देने का और कैंडिडेट्स बनाने का ऐलान कर दिया, मैं गारंटी से कहता हूँ पीएसपी में सैकड़ों लोग हैं वहां बैठे हुए, वो कहते हैं शाहिद भाई अगर फारूक भाई, खालिद भाई और आप लोग मिलकर जिस दिन ये कर लेंगे, जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ आप ऐलान ही कर दें, एक एमक्यूएम में एहतसाब का अमल शुरू हो जाए, जो दो पट्टी के चप्पलों में आए थे वो अरबपति खरबपति कैसे बन गए, सिर्फ यही सवाल आप उठा दें अगर लीगली एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म पे राब्ता कमेटी में, तो हम धड़ाधड़ वहां से छोड़ के सब यहाँ पर एमक्यूएम में वापस आ जाएंगे। तो ये तो इंशाल्लाह एक फोरकास्ट कह लें आप इसको, एक इसको एंटिसिपेशन कह लें या एक इसको प्रेडिक्शन कह लें, ये मैं अभी आपके प्रोग्राम में कर रहा हूं। और ना सिर्फ पीएसपी बल्कि जो एमक्यूएम के कारकुनान, जो कारकुनान और जिम्मेदारान पीपल्स पार्टी, पीटीआई और दीगर जमातों में नाला होकर गए हैं एमक्यूएम की लड़ाई से, रोजाना की लड़ाई से, वो सब इंशाल्लाह वापस आएंगे। और ये इसी वजह से एक एमक्यूएम 1 एमक्यूएम जो हमारा फार्मूला है, जो खालिद भाई से और फारूक भाई से हम बिटवीन एक किरदार अदा कर रहे हैं, हमारा फार्मूला यही है कि खुदा के वास्ते 1 एमक्यूएम इज मस्ट। शहर को एक एमक्यूएम चाहिए और साफ सुथरी एमक्यूएम चाहिए। इंशाल्लाह वो जो माजी की चीजें हैं ना, वो हम बहुत पहले 22 अगस्त से पहले वाली हम छोड़ चुके हैं, लेकिन 22 अगस्त के बाद भी एमक्यूएम सही नहीं हुई। अभी खालिद भाई से हमारी जो लास्ट मुलाकात हुई, मैं गारंटी से आपको ये बात बताता हूँ कि उसमें उन्होंने एक बात मुझसे की,
हमारी टीम से कि आप सब लोग आ जाए वापस एमक्यूएम में और हम चल के भी फारूक सत्तार भाई को लेंगे। तो अच्छा। हमने सबने ये कहा खालिद भाई 2.5-3.5 साल हो गए आप कन्वीनर हैं, आपने 3.5 साल में एमक्यूएम में क्या सही कर दिया, उन्हीं लोगों को टिकट दिया, आज भी वही साहब सेनेटर जी मुझे बने, कुछ आज बताया भी जा वही रहा लोग। है किसी गेस्ट ने ज्वाइन किया, प्लीज मुझे बताइएगा। और मैं सुन नहीं सका आपको, अगर कोई गेस्ट आए तो प्लीज मैं उनको वेलकम कहना चाहूंगा। जी प्लीज। जी 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 आसिफ मलिक साहब, मैं ये कह रहा था कि जो खालिद भाई जी साहब ने एक सर सवाल सर किया मैं कि आपकी तरफ आता 3.5 हूँ, साल में शायद साहब क्या अच्छा हुआ। सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। हमें आ जाए। नदीम कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर मेंबर हैं और सेक्रेटरी तलात भी हैं, पंजाब हुकूमत के साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका नदीम कुरैशी साहब। जी मेरे जनाब। सर नदीम साहब, ये कराची के हवाले से हमेशा हम देखते हैं जो भी खबर आती है तो वो बड़ी नज़रों में भी आती है, उस पर बड़ी सियासत भी होती है। और हमने अचानक से देखा कि गवर्नर सिंध जो हैं इमरान इस्माइल साहब, जो कि आपकी पार्टी से यकीनी तौर पे ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अभी से रिजर्वेशन उठा भी दिया। मुराद अली शाह साहब को कहा है कि भाई ये मुर्तज़ा वहाब साहब को जो अभी तैनात किया गया है और ये जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसको रुकवा दिया जाए, वो नहीं होने चाहिए नए एडमिनिस्ट्रेटर। सर ऐसा क्यों है? देखिए मैं समझता हूँ कराची पाकिस्तान का दिल है। तारिक साहब, सर तारिक साहब को भी मैं अस्सलाम वालेकुम कहूंगा। सर प्लीज पैनल में ज्वाइन कीजिए। नदीम कुरैशी साहब के जवाब के बाद मैं तारिक साहब की तरफ भी आता हूं। सर तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। सर तारिक पीरजादा साहब सीनियर तजियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जी नदीम कुरैशी साहब, सर प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। जी देखिए मैं समझता हूँ कराची पाकिस्तान का दिल है और कराची 20 साल एक ऐसे माहौल का शिकार रहा जिसका ना कराची के रहने वाले और ना पहले पाकिस्तान मुतमईन थे उस सारी सूरत हाल से। लेकिन बदनसीबी से जब से वो एक माफिया के शिकंजे से कराची निकला, कराची एक और माफिया के शिकंजे में चला गया। अच्छा। और मैं समझता हूँ वो माफिया यहाँ 13 साल से गवर्नमेंट में है। जो मौजूदा गवर्नमेंट है, अगर कराची जो करोड़ों की आबादी का शहर है, जो रोशनियों का शहर कहलाता था, जहाँ एक जमाने में पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार की तलाश के लिए जाते थे, सर वो तो अभी भी आते और हैं। जो पाकिस्तान के तमाम फूलों के रंग रखता था, एक ऐसा गुलदस्ता था जहां पाकिस्तान का हर हिस्से का शख्स मिलता था, उसका शहर का जो हाल इन लोगों ने किया। अब जो म्यूनिसिपल सर्विसेज के हवाले से आपका मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पे जो कुछ चल रहा है, मैं समझता हूँ कराची के लोगों को अब उस केयर की जरूरत है जो उनका राइट बनता है। अब मुर्तजा वहाब साहब की वहां तैनाती होने की जो मैं सुन रहा हूँ खबरें, तो मैं समझता हूँ जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां, उनकी कारकर्दगी हमारे लिए काफी है। अब ये मजीद लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। अच्छा। कि आप किसी ऐसे शख्स को वहां ये जिम्मेदारी दें म्यूनिसिपल सर्विसेज की, रोड्स की, वेस्ट मैनेजमेंट की, लिक्विड वेस्ट की, लाइटिंग की, या वो चीजें जो बेसिक राइट है शहर का, वहां के रहने वाले वासियों का। तो मैं समझता हूँ ये कराची के लोगों के साथ एक और हाथ अब होने जा रहा है। ये वो लॉलीपॉप होगा जो उनको कई साल इस बात पे रखेगा कि जी बहुत बेहतर होने जा रहा है, सब कुछ ठीक होने जा रहा है, और उसकी बजाय फिर मखसूस लोगों को नवाजा जाएगा। तो मैं आज भी समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की का जो फोकस अब कराची पर है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन है कि हमने इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था। इमरान खान साहब ने कहा कि हम तो अगली हुकूमत बनाने वाले हैं सिंध में। क्या इसके ग्राउंड फैक्ट्स क्या हैं इसके? सर देखिए मैं अर्ज करूं, किसने बयान दिया था? ये इमरान खान साहब ने कि अगली हुकूमत जी हमारी सिंध में हमारी भी हो सकती है। वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं वो इस हवाले से। देखिए बिल्कुल हमने देखना ये है कि इंटीरियर सिंध में और कराची में लोग 13 साल से मौजूद हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में क्या राय देते हैं। आप जैसे पंजाब, यहाँ राजनपुर से शुरू होता है कश्मीर सिंध का एरिया, आप इंटीरियर सिंध में जाएंगे, आपको टूटी हुई सड़कें, आपको अंधेरी गलियां, आपको बगैर हॉस्पिटल्स के, बगैर हेल्थ एजुकेशन सेंटर्स के एक ऐसा पाकिस्तान नजर आएगा जिसको धनिस्ता इस हाल में रखा गया। और जहां यही लोग जो आज पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से एमपी है, एमएनए हैं और 13 साल से हैं गवर्नमेंट कर रहे हैं सिंध में, ये सब उसके जिम्मेदार है। ये सब रेजिडेंशियल है कराची के, या रेजिडेंशियल है इस्लामाबाद के, या रेजिडेंशियल है लाहौर के। लेकिन इंटीरियर सिंध के हारी को, किसान को, मजदूर को इन्होंने ऐसे कोपाई किया हुआ है कि उसके ना सिर्फ ये वोट चोरी करते हैं,
बल्कि अपने इंटीरियर से अपना जो इनके पास मैकेनिज्म है उससे ये हमेशा इंतखाबी नताइज अपनी मर्जी के लेते हैं। तो सिंध में अब बड़ी अवेयरनेस है। आज हम उस डिजिटल टेक्नोलॉजी के उस दौर में जिंदा है कि चीजों का एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होना बड़ा आसान है। लोग देख रहे हैं कि बाकी पाकिस्तान कैसे तरक्की कर रहा है और इंटीरियर सिंध के क्या हालात हैं, किस तरह से वहाँ हेल्थ सेंटर्स पर, एजुकेशन सेंटर्स पर लोगों ने लाइव स्टॉक के, भैंसों के, गायों के, बकरियों के बहाने बनाए हुए हैं। आज और आप हम जो सिंध में होने वाले जो इम्तहानात देख रहे हैं, उसकी जो सूरत हाल देख रहे हैं, वो बताने के लिए काफी है कि ये हुक्मरान कौन सी नई ब्रीड पैदा कर रहे हैं इस मुल्क को। ये कौन से स्टूडेंट्स दे रहे हैं जो मोबाइल साथ रखकर, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है ये कि 144 के निफाज के बावजूद इम्तहानी सेंटर्स पर शरेआम नकल होना, ये नौजवान नस्ल की सर ये एक बात बताएं, मैंने यही सवाल इस पूरे टॉपिक के हवाले से प्रोग्राम हम कर चुके हैं, परसों हमने किया था गालिबन, और उसमें पीटीआई से भी नुमाइंदगी कर रहे थे, हमारे साथ मिनिस्टर मौजूद थे। सर लेकिन एक सवाल मैं आपसे भी करता हूँ, अब आपने मुद्दा उठा दिया तो चले, ये कराची के हवाले से ही है, कनेक्टेड पॉइंट है। सर विफाक को आपको नहीं लगता कि तालीमी कोई इमरजेंसी पाकिस्तान में नाफिज करनी चाहिए? मैं हमेशा कहता हूँ इमरान खान साहब को बहुत फिक्र है पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की, धांधली ना हो, वोटिंग निज़ाम अपग्रेड होना चाहिए, करोड़ों की मशीनें बल्कि अरबों की मशीनें लगवाने की बात कर रहे हैं हम। सर तालीमी निज़ाम हमारा इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुआ कोरोना के दरमियान, ये जो कोरोना जब हुआ इस पूरे महीनों के दौरान, हमने देखा कि जब ऑनलाइन एजुकेशन लेनी पड़ी बच्चों को, दैट वाज टोटली फ्लॉप। बट पेरेंट्स को पता ही नहीं है कैसे ऑनलाइन लेनी है, क्या करना है। तो सर ये जरा लास्ट कमेंट्स में मुझे ब्रेक पे जाना है, जरा जल्दी से बताइएगा कि आपको नहीं लगता इमरान खान साहब को कुछ डायरेक्ट 18वीं तरमीम का जिक्र मत कीजिएगा, मुझे ऑलरेडी पता है जी कि वो तमाम तर चीजें, लेकिन विफाकी लेवल के ऊपर कोई स्टेप लिया जा सकता है तालीम के हवाले से? देखिए 18वीं तरमीम का अगर आपको पता है तो मुझे भी पता है और आपके सुनने वालों को भी पता होना चाहिए कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास ही एजुकेशनल रिफॉर्म के इख्तियारात हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो कुछ करने जा रही है वो पाकिस्तान की 74 ईयर की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेशनल सिंगर करिकुलम पे काम किया जाए। आप देख रहे हैं कि 5th क्लास तक का नेशनल सिंगर करिकुलम, और ये कोई आसान काम नहीं है, ये जुए शीर लाने वाला काम है कि आप इंग्लिश मीडियम को, मल्टीनेशनल इदारों को, वो जो मल्टीनेशनल एजुकेशनल इदारों को और मदारिस को और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर लाकर एक ऐसा सिलेबस तैयार करें जो हर तबका जिंदगी के बच्चों को, हर तबका जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स को के लिए ये नाफिजुल अमल हो। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये किया, ये क्रेडिट इमरान खान का है। और जहां तक आपने बात की कि जी आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए बड़े, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बुनियाद है जब तक इस मुल्क के उस शख्स को, ठीक है सर, मैं बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा हूँ। तारिक पीरजादा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तारिक पीरजादा सर अस्सलाम वालेकुम। नहीं तो मुझे आवाज नहीं आ रही। तारिक पीरजादा साहब सर मुझे सुन सकते हैं आप? हेलो जी तारिक पीरजादा साहब अस्सलाम वालेकुम। सर आप वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुझे आवाज नहीं आ रही, आपकी बहुत कम, ना होने के बराबर आ रही है। जी प्लीज चेक कीजिएगा, तारिक साहब को आवाज मेरे ख्याल में कम आ रही है। तारिक साहब मैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप एक सेकंड दीजिए। जी प्लीज 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 तारिक साहब। अच्छा जब तक शाहिद साहब मैं जरा आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये तालीम के हवाले से जरा बताइएगा। सिंध में हमने भी देखा है सर, ये अभी जो हुआ है पीछे तालीम के हवाले से कराची में, ये पूरा का पूरा ब्लेम आप पीपल्स पार्टी पे डालेंगे या आपको लगता है माजी में भी कोई खास काम आप लोगों ने भी नहीं किया था तालीम के हवाले से? कुछ क्रेडिट आप भी अपने ऊपर लेंगे कि जी हम भी कुछ खास कर नहीं सके बोर्ड्स के और तालीम के निजाम को बेहतर बनाने के लिए कराची में? जी देखें, बात तालीम के हवाले से मैं आपको ये बताऊं ना, अभी ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला चला है ना, ये तो पाकिस्तान में बिल्कुल सर ऑनलाइन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उसको छोड़ दें सर, वो तो एक अलग सवाल था। मैं पूछ रहा हूं जो चीटिंग, ये पेपर आउट हो जाना, जो हमारा हाल है इस वक्त एग्जामिनेशन हॉल्स का, पंखा नहीं होता, किस तरह से वह बैठते हैं, पानी नहीं मिलता। आपको भी पता है कि अगर 400 सेंटर हैं तो 300 का क्या हाल होता है। बिल्कुल आसिफ भाई सही कह रहे हैं, बात सारी यही है कि बिल्कुल ये फेडरल सब्जेक्ट तो है,
फेडरल सब्जेक्ट तो मेन आपकी जो एजुकेशनल पॉलिसी और जैसे पहले HEC वगैरह के थ्रू ये चीजें इंप्लीमेंट होती थी, वो अपनी जगह मौजूद है। एक मिनट मुझे दीजिएगा शाहिद साहब, सर मैं आपको, ग्राउंड पे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं करना है ना। आप जहाँ पर स्कूलों के अंदर घोड़े बंधे हुए होंगे, जहाँ स्कूलों के अंदर भैंसें बंधी हुई होंगी, जहाँ तालीम का निजाम का ये हाल होगा। सर आपके, सर माजरत बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके दौर में भी सर आपके तमाम तर जितने भी मुत्तहदा के यूसी सेंटर्स कायम हुआ करते थे, सारे हमने स्कूल देखे हैं सर। कुरंगी, लांडी, कोई इलाका आपने भी छोड़ा नहीं था। नहीं देखिए, ये तो आप एक जनरल बात कर रहे हैं और सारा का सारा ब्लेम उठाकर आप एमक्यूएम पर डाल देते हैं। सर बात वो नहीं है सर, देखें सर इस वक्त हर पार्टी की बात हो रही है। देखिए ये तो मैं ये कह रहा हूं सर, जो आप नहीं सर प्लीज, गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, सर प्लीज सर मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं अपना सवाल पूरा कर लूं। मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि जी भैंसें बंदी होती हैं, सिंध में ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन मैं कराची की बात कर रहा हूं। आपके दौरे हुकूमत में कराची के अंदर जितने भी स्कूल्स थे, उसके अंदर आपको भी पता है कि आपके तमाम तर दफातर एमक्यूएम के वहीं हुआ करते थे। तारिक साहब आपको सलाम अलैकुम। आपको आपके जी सलाम अलैकुम, मुझे आवाज आ रही है आपकी। ऑफिस नहीं हुआ करते थे कभी भी, स्कूलों में ऑफिस नहीं रहे सर। अब आप ऐसे कहेंगे सर, अब ये तो में रही तलबा तंजीमें तो रही है कॉलेजेस में, लेकिन स्कूलों में तो ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि हमारे तो पाबंदी थी कि जब तक बच्चा मैट्रिक ना कर ले, हम तो उसको यूनिट ऑफिस में आने भी नहीं देते थे और उनको बोलते थे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आए। सर मैं ये कह रहा हूँ आपके यूनिट की आप बातें कर रहे हैं सर, आपके यूनिट ऑफिस ही स्कूल बने हुए थे। जो स्कूल थे वो स्कूल तो रहे नहीं थे सर मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं सर। नहीं आसिफ भाई, बोलना बहुत आसान है। हम सर बोलना आसान नहीं है सर। मैं ये नाकिस, ये एक जो मेरी जो नाकिस राय है वो इसी हवाले से कायम हुई है। मैं खुद भी एक कराची का रहने वाला हूँ, बचपन से मैं कराची में देख रहा हूँ। देखा होगा आपने, कुछ खराब लोगों को देखा होगा ना, आप अच्छे लोगों की भी बात करें ना। मैं खुद सेक्टर इंचार्ज रहा हूँ कराची के। पार्टी की बात हो रही है सर, इसमें मैंने किसी एक शख्स का नाम का जिक्र किया नहीं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ कि आपकी पार्टी में भी ये होता रहा है। पहले स्कूलों के अंदर यूनिट बने हैं, किसी ने चला भैंसे बांध ली, पीपल्स पार्टी वालों ने भैंसे बांध ली, लेकिन आप लोगों ने भी दफ्तर बनाए हुए थे सर। स्कूल तो नहीं बचा था। देखिए आसिफ भाई, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ, बड़ा अच्छा सा जवाब है सर। प्लीज मैं सुनना चाहूंगा। नकल करा रहे हैं, आपने बोला कि स्कूलों में हम नकल कराते थे या बदमाशी करते थे। उनका क्या है, जो अंदरूनी सिंध से जाली पूरी की पूरी डिग्री लेकर आ जाते थे भाई, और वो कॉलेजेस की और मेडिकल की और इंजीनियरिंग की। सर मुझे एक बात समझ नहीं आती शाहिद साहब सर, मेरी एक, मुझे ना एक बड़ा एज अ जर्नलिस्ट भी एक मेरी एक थोड़ी सी, मैं तारिक साहब की तरफ जा रहा हूं। तारिक साहब मैं बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा हूं। तारिक साहब मुझे एक मिनट दीजिएगा प्लीज, सुनिएगा हम जो बात कर रहे हैं, आपकी तरफ मैं पूरा वक्त दूंगा। शाहिद साहब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए अब आप फिर वो ब्लेम पे आ गए। मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप फिर बता रहे हैं वहां ये होता है वहां ये होता है। आप अपनी जो चीज है उसको तो डिनाई या एक्सेप्ट करें कि हाँ यार ऐसा होता रहा था, गलती हो गई, अब नहीं होगी। एक होता है ना सर, एक मैच्योरिटी भी होती है। मैं उस हवाले से कह रहा हूं, मानता हूं आप मानते हैं, बस सर बात ही खत्म हो गई सर, बात ही खत्म हो गई। मैं यही तो कह रहा हूं सर, ये सारा का सारा इल्जाम आप एमक्यूएम नहीं सर, सारा इल्जाम अभी जो कराची में ये जो पेपर आउट हुए, मैंने ये क्या एमक्यूएम पे नहीं सर, ये बिल्कुल ये पीपल्स पार्टी पे वो जिम्मेदारी कबूल करेंगे। हम पीपल्स पार्टी के भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नुमाइंदे में ज्वाइन करें, रहनुमा, उनसे भी इस पे बात होगी। तारिक पीरजादा साहब वेट करें। तारिक पीरजादा साहब सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज अब आप बखैरियत सुन रहे होंगे और बड़ा अच्छा लग रहा है सर आपको देखकर, माशाल्लाह। सर ये बताएं कि ये जो मुर्तजा वहाब साहब का डिसीजन है, नए एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, साल में तीसरे एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील हो चुके हैं ऑलमोस्ट, हाँ पिछले सितंबर से अब तक, जरा बताएं कि किस नजर से देखते हैं आप इस फैसले को? मैं इसको इंतहाई शक की नजर से देखता हूं। अच्छा सर, क्यों है शक? मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी कराची को मरकजी हुकूमत के साथ तसादुम के रास्ते पर रखना चाहती है। अच्छा। और ऐसी मुतनाज़िया शख्सियत को, जिसका नाम ये अब्दुल वहाब है, ये फौजिया वहाब साहब के बरखुरदार हैं, इनकी जुबान आग देखिए जो ये इस्तेमाल करते हैं और करते रहे हैं, बल्कि आपके सामने आपको मालूम है, ये पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर, वजीर इत्तलात के तौर पर। दूसरे, आप एक बात जहन में रखिएगा, और आपको मालूम है मुझसे ज्यादा, चूंकि कराची से आपका ताल्लुक है, कि पीपल्स पार्टी की बुनियादी पॉलिसी जो है कराची से टैक्स लेना और कराची के 2.5 करोड़ लोगों को सहूलतों से महरूम रखना, एक गुलाम रियासत के लोगों को जिस तरह गुलाम बनाया जाता है, और उसके लिए उन्हें एक तेज तर्रार जुबान वाला उस नुमाइंदा चाहिए था।
अब देखिए ना, ये वहाब साहब का कोई इंतजामी तजुर्बा नहीं है। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होने का मतलब है कराची दुनिया के मुश्किल तरीन शहरों में से एक है, बल्कि शायद मसाइल के हिसाब से सबसे मुश्किल शहर है। इसकी सफाई नहीं हो सकती। मैं अक्सर कहा करता हूं, आप बुरा ना मनाइएगा कराची वाले, कि पाकिस्तान के अंदर तो क़यामत ये है कि हमें कूड़ा उठाने के लिए भी किसी तुर्की और किसी चीन की कंपनी की जरूरत पड़ती है। और जो सूबाई हुकूमतें नाले ना साफ करा सकें, कूड़ा ना उठा सकें, सहूलतें ना दे सकें, बुनियादी सेहत की, वो इक्तिसादी तरक्की की राह कैसे हमवार करेंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और फिर ऐसे शख्स के जरिए जिसका नाम अब तो ये वहाब मुर्तजा वहाब शख्स तो 2 या 2.5 बरस से इमरान खान को गालियां देता आ रहा है। हाँ। जिस शख्स की तसादुम की जहनी पॉलिसी, जिसकी जहनी साख्त जो है वो तसादुम की हो मरकजी हुकूमत से, वो कराची के अंदर कराची का इंतजाम कैसे कर सकता है? सर देखें, एक मेरा सवाल सर, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। पीपल्स पार्टी को भी इस वक्त अच्छी तरह मालूम है, बल्कि मैं कोशिश कर रहा हूं, इस वक्त हमें आज कायम खानी साहब ने ज्वाइन भी करना था पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनको राब्ते की कोशिश की जा रही है। पॉइंट है मेरा एक नाकस अकल ये कहती है कि देखें, पीपल्स पार्टी को भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है कि इस वक्त जो है इलेक्शन का टाइम है, 2 साल बाद इलेक्शन होने वाले हैं, दोबारा से वही एक पंडाल सजने वाला है, फैसला किसी भी हक में जा सकता है। इमरान खान साहब तैयार बैठे हुए हैं ऑलरेडी कि जी सिंध में हम हुकूमत बनाने वाले हैं। इस वक्त आपको लगता है कि सिर्फ वो एक ऐसा बंदा लाने की कोशिश करेंगे यार जो अच्छे जवाब दे सके और काम ना कर सके? देखिए, तमाम सियासत ये है कि किसी तरह मरकजी हुकूमत को नाकाम कराना है अगले इलेक्शन से पहले। जब ये सियासत हो, सियासत का बुनियादी फलसफा ये हो जो कि उनका बयान करता है, रोजाना बयान कहते हैं नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, कि हमारा जो हदफ है वो तो इमरान की हुकूमत को गिराना है या उसको अगले इलेक्शन में इस काबिल न छोड़ना कि वो अक्सरियत हासिल का किसी तरह कर सके, या ये कि वो जो सैकड़ों अरब रुपए के मंसूबे शुरू हो रहे हैं और जो ये ग्रीन लाइन और दूसरी लाइनें शुरू होंगी, उसके K4 का मामला हल होगा, कराची के नाले साफ होंगे और चीजें आगे बढ़ेंगी, तो अगले इलेक्शन के नजदीक सवाल तो पीपल्स पार्टी से किया जाएगा ना कि आप सिंध के अंदर जो डाका मारते आए हैं, अब आप कराची में डाका मारने के लिए आपने एक नया डाकू यहाँ पर फौजिया वहाब के बरखुरदार को बिठा दिया है, जो कि एक नाबालिग लड़का है जिसको मालूम नहीं तो है नया टैलेंट एक हम हमेशा से सर इमरान खान साहब की सियासत का जो मेन मुद्दा था, जो मैं एक बहसियत एक नौजवान खुद भी उनको हमने फॉलो भी किया, उनके पर्सपेक्टिव को, उनके विजन को, कि नए लोग आने चाहिए सियासत में, नया ब्लड आना चाहिए, पुराने सियासतदानों को अब जगह देनी चाहिए नए लोगों को। सर आप कह रहे हैं नया शख्स आएगा तो वो सब खराब कर देगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा ये फौजिया वहाब के जो बरखुरदार है ये तो एक तबाही की निशानी है। देखिए, उसने अपना सियासी कैरियर जो है इमरान को गाली देकर बनाया है, मरकजी हुकूमत को गाली देकर बनाया है, वफाक को गाली देकर बनाया है, पीपल्स पार्टी को ये अच्छा, आजकल तो आपको नहीं लगता कि चले मौका दे देना चाहिए? क्योंकि गवर्नर साहब ने तो कहा जी कि उसके मुराद शाह साहब को नोटिफिकेशन रोक देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि मौका देना चाहिए? अगर फेल हो जाएंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे तो सबके सामने आ जाएगा। मैं समझता हूं गवर्नर इस्माइल को चाहिए कि अपनी राय पे नजरसानी करें। वो इसको कराची को तजुर्बा गाह बनाना चाहते हैं। कराची तो इंतहाई पुख्ता ज़हन के, इंतहाई तरबियत याफ्ता, इंतहाई तजुर्बाकार लोगों के लिए एक सियासी मैदान है और इंतजामी मैदान है। यहाँ पर एक नए छोकरों को लाकर किसी बिलावल को वसीयत की पर्ची देकर या किसी फौजिया वहाब के लड़के को एक सियासी रिश्वत देकर आप यहाँ पर इतने बड़े ओहदे पर नहीं बिठा सकते। कयामत आ जाएगी। मैं आपको बताऊं, ठीक हो गया। में आप चाहते हैं कि कोई बगावत की तहरीक चल पड़े। कराची के 2.5 करोड़ लोग कब तक इंतजार करेंगे कि मरकजी हुकूमत या कोई और अदारा पाकिस्तान का कराची के मामलात को हल करने में मदद ठीक हो गया। जब मदद नहीं होगी सर, मैं नदीम साहब सर मैं बिल्कुल नदीम साहब मैं नदीम साहब की तरफ आऊंगा। नदीम साहब मुझे छोटा सा इस पे कमेंट दीजिएगा, मैं वापस जाऊंगा तारिक पीरजादा साहब की कमेंट की तरफ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मैं रहनुमा ज्वाइन करेंगे। वो भी मेरे ख्याल में बेहतर शख्सियत होंगे इस हवाले से जवाब देने की और बात करने के लिए।
नदीम साहब जरा मुझे बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी का ये अपना पूरा हक नहीं है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर अपना ला सकें और पीटीआई उस पे क्वेश्चन मार्क ना लगाए, उनको मौका दे, वो जो करना चाहते हैं कराची में, जिस तरह परफॉर्म करना चाहते हैं? नदीम कुरैशी साहब, मैं अर्ज कर रहा हूं आपको, जब आम आदमी बुलाएगा, आम आदमी चीखेगा, आम आदमी मीडिया पर, आपके चैनल्स पर, प्रिंट मीडिया पर दुहाई देगा, तो क्या फेडरल गवर्नमेंट लोगों को पीपल्स पार्टी की उस नाअहल गवर्नमेंट के सपोर्ट कर दे कि जिनको सिर्फ माल बनाने के अलावा कोई काम नहीं आता? जो इस बात का जवाब देने से कासिर है कि इंटीरियर सिंध के लोग आज भी साफ पानी से महरूम, हेल्थ फैसिलिटी से महरूम, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से महरूम। मैं आप प्रोग्राम भले जब जो मर्जी करें, लेकिन कराची में इम्तहानात का जो ये मंजर मीडिया दिखा रहा है, ये लम्हा फिक्री है पूरी कौम के लिए। ये कौन सा ब्रेन पैदा कर रहे हैं, ये कौन सा नौजवान नस्ल को टारगेट दे रहे हैं? जो बच्चे आज नकल लगाकर कल गवर्नमेंट में की जॉब्स बैठे होंगे, तो सिंध के लोगों को वो क्या डिलीवर करेंगे? जी सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। मुझे मुस्तफा बलोच साहब ने ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मुझे बताया जा रहा है। प्लीज सर, मुस्तफा बलोच साहब प्लीज, अगर आप मुझे सुन सकते हैं। जी मुस्तफा साहब, ये पीपल्स पार्टी का डिसीजन हमने देखा मुर्तजा वहाब साहब के हवाले से, लेकिन अक्सरियत जो इस वक्त राय है वो ये है कि पीपल्स पार्टी का ये डिसीजन कुछ खास बेहतर नहीं है, ठीक नहीं है। मुर्तजा वहाब साहब, माजरत के साथ कहा गया है जी कि थोड़े बदतमीज भी हैं, वो बड़ी गलत जबान का इस्तेमाल भी करते हैं, नाअहल हैं। जी तारिक पीरज़ादा साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, पहले मुस्तफा बलोच साहब। जी मैं आपसे सर प्लीज जरा कमेंट कीजिएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मुर्तजा वहाब साहब कराची का एक क्लियर फेस है, क्लीन फेस है, पीपल्स पार्टी का एक बेहतरीन। आवाज खोलिएगा, आवाज नहीं आ रही। जी आवाज बढ़ाइएगा जरा। जी प्लीज। उनके हवाले से जिस तरीके से ये जो हजरत बात कर रहे थे, पहले तो मुझे बताएं ये किस पार्टी से? सर ये तजियाकार हैं जो बात करें तारिक साहब, लेकिन पीटीआई की तरफ से भी कुछ ऐसी मिले जुले बात हो रही है। शाहिद साहब ने मैं ज्वाइन किया हुआ है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से, वो भी कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, तो मैं आपकी पहले राय लेना चाह रहा हूँ। जी हेलो जी मुस्तफा साहब। जी देखें, पहली बात तो ये है कि मुर्तजा वहाब साहब ने आज तक कोई ऐसा स्कैंडल उनके खिलाफ तो आया नहीं है जो जिस तरह की जुबान ये इस्तेमाल करें उनके बारे में, और कराची की तो ऐसी जुबान है नहीं। जब भी आप मुर्तजा वहाब साहब को कहीं पे भी कोई प्रेस टॉक करते हुए देखेंगे या मीडिया में देखेंगे, तो ही इज द मोस्ट सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर कराची के हवाले से अगर कोई अच्छी इकदाम हो रहा है, तारिक साहब मैं आऊंगा आपके पास, डाइजेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है क्यों उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे? और उनकी जो वालदा थी फौजिया वहाब साहिबा, उनकी भी पार्टी के लिए कुर्बानियां हैं और वो भी कराची का एक फेस थी। तो अगर आज उनके बेटे अगर एक तरीके से मेहनत करके अपने मेरिट पे आ रहे हैं ऊपर, और कराची के लोग खुश हैं, सिविल सोसाइटी हमारी खुश है, जितने भी यहाँ पे आप सोशल मीडिया उठा के देख रहे हैं, लोग तारीफें कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि अगर ये इकदाम सिंध हुकूमत उठाती है, मुर्तजा वहाब साहब को एज एडमिनिस्ट्रेटर लेके आती है, तो और क्या चाहिए? अगर कराची मैट्रिक बोर्ड तबाह है या इंटर बोर्ड तबाह है, तो वो किन्होंने तबाह किया हमें पता है। वो जो माजी में यहाँ पे 30 साल तक हुक्मरानी करते रहे, जिन्होंने केएमसी को तबाह किया, उन्होंने ही आपके एजुकेशन के इदारे को भी तबाह किया कराची के। तो प्लीज इसका ब्लेम सारा पीपल्स पार्टी पर ना डालें। तारिक साहब, सर तारिक साहब, ये मुर्तजा वहाब साहब के बारे में कह रहे हैं, माशाल्लाह वो तो बड़े जबरदस्त नफीस से इंसान है। सर आपने इतना उनके ऊपर बातें कर दी हैं, तो अब क्या राय रखते हैं आप सर? हम मुझसे बात कर रहे हैं? सर आपसे बात कर रहा हूं सर। आप मुर्तजा वहाब साहब के बारे में कुछ कह रहे थे। जी मैं जरा जवाब देता हूं। जी प्लीज। ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना करियर बनाया है, तो मैंने आपसे अर्ज किया था चंद लम्हों पहले कि मुर्तजा वहाब ने तो करियर बनाया इमरान खान को गाली देकर। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मुकद्दस फरीजा अपने कंधों पर रखकर उन्होंने ये काम अंजाम दिया है कि तहरीक इंसाफ ने भी अपना कैरियर गाली दी जाए, बुरा भला बोल के बनाया ना, को गाली दी जाए। तो इन लोगों नहीं, मेरी बात सुने, इमरान खान ने अपना कैरियर कौन सा शेरो शायरी करके खान साहब ने अपना कैरियर बनाया? खान साहब ने भी डी चौक पे खड़े होकर सबकी पगड़ियां उछाली हैं। सर तारिक साहब, खान साहब कौन से आज इतने कोई आला शख्सियत हैं कि खान साहब के बारे में कोई बात नहीं कर सकता? अगर मुर्तजा वहाब ने खान साहब की नाअहली दिखाई है तो क्या गलती की है भाई? वजीर आजम को गाली देने वाला तो व्हाट, चमार कोई गाली नहीं निकाली। आप बताएं मुर्तजा वहाब साहब ने कब खान साहब के बारे में कोई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किया? आप मुझे बताएं। अगर उनकी नाअहली को वो शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लोगों को आईना दिखा रहे हैं, तो उसमें क्या तकलीफ है आपको?
जी, मुर्तजा वहाब को मुकर्रर करना एक सानेहा है इंतजामी सलाहियत का, नीयत की खराबी का। मरकज पाकिस्तान की फेडरेशन के खिलाफ एक ऐसे शख्स को लेकर आना जो पीपल्स पार्टी की बुनियादी पॉलिसी जो मरकज को कमजोर कर रहा है, उस पर अमल दरामद कराने के लिए इस आदमी को लाया जा रहा है। कराची के लोगों के हुकूक खाने के लिए। जी तारिक साहब, आपका पॉइंट रिसीव हो गया। जी मुस्तफा साहब, सर। जी मुस्तफा साहब, सर। जी जो आप कहना चाहें अभी, फिर मुझे शाहिद साहब की तरफ भी जाना है, सर। अच्छा जी, अब शाहिद साहब, अब मैं आपकी तरफ वापस आना चाहूंगा। शाहिद साहब, अच्छा मुस्तफा साहब आ गए। जी मुस्तफा साहब, सर कुछ आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। जी ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात की इन्होंने कि पीपल्स पार्टी वफाक को कमजोर करना चाहती है। पीपल्स पार्टी कभी भी वफाक को कमजोर करना नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी वो मैं कहता हूं एक आज हमारे चेयरमैन, आज भी हमारे चेयरमैन तारिक साहब, मैं आपको सबूत देता हूं सर। तारिक साहब, पहले इनको बात पूरी करने दे सर, आपकी तरफ में वापस आता हूं। एक सेकंड, इन्होंने कहा वफाक को कमजोर नहीं करना चाहती। जब 1971 का इलेक्शन हुआ तो ये अयूब खान की पैदावार जुल्फकार अली भुट्टो, इसने कहा सर अब माजी में चले जाएंगे सर, तो वो तो उसके लिए सर मुझे 4 और प्रोग्राम करने पड़ जाएंगे। पहले आज की बात तो कर लें। पाकिस्तान की असेंबली में जाएगा, उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। सर आज की बात तो कर लें सर। ये वो शख्स है जिसने मिलिट्री एक्शन करवाने में मशवरा दिया। जी सर, मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूं। तारिक साहब के 2 टुकड़े करने में कलीदी किरदार सर पहले मुस्तफा साहब को सुन तो लें सर, प्लीज सर, थोड़ा ख्याल कीजिए। जी मुस्तफा साहब, सर। जी अच्छा जी, मुस्तफा साहब दोबारा में ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्तफा साहब की तरफ हम वापस जाएंगे और जैसे ही वो आते हैं, मुझे शाहिद साहब की तरफ भी जाना है जी। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं और कोशिश करनी है जी कि हमें वक्त भी वापस कमी है। जी मुस्तफा साहब आ गए जी अच्छा जी मुस्तफा साहब कंप्लीट करें, फिर शाहिद साहब की तरफ मुझे जाना है। कुछ पॉइंट्स मुझे वहां भी डिस्कस करना है। जी मुस्तफा साहब। अच्छा मुस्तफा साहब नहीं है, प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहूंगा। अच्छा जी जैसे ही वो आए मुझे बताइएगा। मैं चाह रहा हूं कि वो इस वक्त मेन आज जो पॉइंट है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से है, जो पूरी बहस है, तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। शाहिद साहब, सर। जी शाहिद साहब, सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, ये ब्लेम गेम कब खत्म होगा आखिर? अगर आप जिस तरह आपने कहा कि हमारे तमाम तर जो धड़ हैं अगर वो एक हो जाते हैं, इस वक्त तो आप इमरान खान साहब के तहादी भी हैं, और अगर ये सारे धड़ मिल जाते हैं और आप कराची में एक अच्छी मैच्योर अंदाज से सियासत करके आप एक अच्छी लोग जमा कर लेते हैं और अच्छे वोट ले लेते हैं, कराची में अगर आप दोबारा से कोई हुकूमत वगैरह बना लेते हैं और आपका अपना मेयर आ जाता है, कुछ भी, आपको क्या लगता है कि अब इस वक्त मुत्तहदा क्या कर सकती है कराची के लिए? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह आपने जो बात कही, अल्लाह पाक हमें उसमें कामयाब करे और बहुत जल्द याद नज़ारा देखेंगे इंशाअल्लाह। कराची के लोग एक होंगे, एक जगह जमा होंगे। असल में बात यह है, देखिए आसिफ भाई, कराची की अवाम जब टैक्स देती है ना तो पूरे पाकिस्तान में तनख्वाह बांटी जाती है, वरना पाकिस्तान इस काबिल भी नहीं है। पूरे पाकिस्तान, पेशावर में भी अगर सड़क बनती है ना तो कराची के पैसों से ही बनती है। अगर ऑरेंज लाइन चल रही है ना लाहौर में तो वो भी कराची के पैसों से चल रही है। अगर BRT का मंसूबा पेशावर में कंप्लीट हुआ है ना तो वो भी कराची के पैसों से। कराची का सिर्फ एक छोटा सा इलाका लालू खेत जितना टैक्स देता है ना इतना पूरा लाहौर टैक्स नहीं देता। बात कहने की यही है, वहीं पर बात आके खत्म होती है कि जनाब जो लोग अपने खून पसीने से कमाई से पूरे पाकिस्तान को चला रहे हैं, आप उनको चलाने का मौका दें। आप बात कर रहे हैं PTI की, देखिए PTI की हम इत्यादि अपनी जगह, लेकिन PTI ने क्या लॉलीपॉप दिए? सबसे पहले 162 अरब रुपए कहाँ आए, उसके बाद 1100 अरब रुपए का पैकेज कहाँ आए, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी इस्लामाबाद में, यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस। उसके बाद आप आगे ग्रीन लाइन मंसूबा अभी तक तात्पुर का शिकार। नदीम साहब सुनते रहिएगा। रेलवे बना नहीं सके ये लोग अभी तक। K4 को आप देखें कहाँ खड़ा है। कराची में कोई नया कॉलेज, कोई नई यूनिवर्सिटी, कराची में कोई नया
मेगा मंसूबा अगर आप पीटीआई ने 3.5 साल में शुरू किया तो बता दें। हाँ, एक बात है, ये करेंगे सियासत। ये जितने मंसूबे पेंडिंग में हैं, ये चाहेंगे कि आखिरी 6 महीनों में ये मंसूबे कंप्लीट हो और इमरान खान साहब आके दरवाजा इफ्तिताह करें और कराची के लोग मर मिटेंगे और पीटीआई को वोट देंगे। ये दोबारा नहीं होने वाला सर। अच्छा। मैं ये बात बता दूं, पीटीआई के जो उम्मीदवार है वो भी अगर कराची की खिदमत कर रही है, पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो भी, कराची किसी भी लॉलीपॉप का मुतामिल नहीं हो सकता। एमकेएम एक हो रही है, इंशाअल्लाह एमकेएम दोबारा अपनी स्पेस को ग्रिप करेगी और आपको बताएगी करके। हमने माजी से बहुत सीखा है, हम शर्मसार है, नाज़ी में शर्मिंदा है। अच्छा। हम लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे जो हमारी गलतियां हुई है माजी में, लेकिन इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में नहीं होंगी। ये मैं आपको गारंटी करता हूँ और हम ही करेंगे। ठीक है। मुस्तफा बलोच साहब, अच्छा कौन जी? नदीम साहब आप कर लें। जी प्लीज आप कमेंट कर लें। देखिए, एमकेएम की वो जो गलतियां है ना, जिनको ये कह रहे हैं हम हाथ जोड़ के माफी मांग के लोगों से माफी मांगेंगे, ये वो गलतियां नहीं है जिससे पब्लिक आपको माफ करेगी। पब्लिक आपको माफ नहीं करने लगी। 30 साल का जो गंद आपने कराची में एमकेएम ने किया है, एमकेएम ने कोई जहाज अगवा नहीं किया, उसका एहतसाब होगा। एमकेएम ने लियारी गैंगवार को सपोर्ट नहीं किया। 30 साल कराची को तबाह करने वाली पार्टी का एहतसाब होगा। वाटर बोर्ड हमारे लोगों को तबाह करने वाली पार्टी का एहतसाब होगा। शाहिद साहब पहले मुस्तफा साहब को सुन लेते हैं। शाहिद साहब पहले उनको पूरा करने में आपको टाइम दूंगा। काबिलियत है कोई सर पहले उनकी बात तो पूरी होने दें सर। शाहिद साहब शाहिद साहब आई रिक्वेस्ट सर प्लीज सर बनेगा और आपकी सियासत खत्म हो जाएगी। सर प्लीज सर पहले मुस्तफा साहब को बात पूरी करने दे, फिर आपकी तो दोबारा आ जाना। नहीं प्लीज उनको मौका तो देना सर। सर बात तो करने दें सर। आपको मौका दिया शाहिद साहब। सर आपको पूरा मौका मिला, उनको अपनी बात पूरी करने दें। कराची में अगर कराची दोबारा रोशनी का शहर बनने जा रहा है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? क्यों बुरा लग रहा है आपको? सर वो अपनी बात कर रहे हैं। सर वो अपनी बात अपना कमेंट उनको करने दे सर। मेरिट पे आ रहा है, जो कि कराची को अपना शहर मानता है, कराची में काम कर रहा है, वो अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से आता है तो आपको तो खुश होना चाहिए। अगर आप कराची के रहने वाले हैं, कराची की तरक्की चाहते हैं, कराची की कामयाबी चाहते हैं तो आपको खुश होना चाहिए। लेकिन आपको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको पता है कि ये कराची जब काम होगा पीपल्स पार्टी के हाथ से होगा तो आपके हाथ से तो कराची निकल गया। मुतहदा और पीटीआई की जैसी सिलेक्टेड पार्टियों के हवाले से तो कराची निकल गया। से लेकर 2011 पीपल्स पार्टी ने क्या किया कराची में, मुझे बताएं। एक चीज बता दें चले मुस्तफा बलोच साहब, एक चीज सर मुस्तफा साहब जरा इनको बताएं सर। जी मुस्तफा साहब सर बताएं इनको पीपल्स पार्टी ने क्या किया। 11 साल में एक बस नहीं चला सके, एक बस बताएं मुस्तफा साहब। आपने 30 साल में कराची को क्या दे दिया? आप हमसे 11 साल में से 6 साल तो आप हमारे साथ थे। सर आप इस तरह बात कर रहे हैं, 6 साल तो आप हमारे साथ। आपने कुछ नहीं किया 11 साल में। हमने पीटीआई ने कुछ नहीं किया, कराची के लोग देख रहे हैं। हमने कराची को अमन दिया, हमने कराची को सड़कें दी, हमने कराची को फ्लाईओवर दिए, हमने कराची को अंडरपासेस दिए। आपने अमन कमेटी आपकी तरह यहाँ से कराची को लूट खसूट के पैसा लंदन नहीं भेजा। कहां भेजा? पेरिस भेजा, फ्रांस भेजा, दुबई भेजा। आप लोगों ने पैसा यहाँ से जमा करके अपने साबिक कायद को भेजा। हमने कराची में लगाया। अमेरिका भेजा। हम आज भी अगर कराची के एक नौजवान की आदत को हम अगर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर लेके आते हैं तो आप जैसे लोगों को यही हजम नहीं हो रहा कि कराची इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के हाथ से बनेगा और कराची की तरक्की होगी। भैया मुर्तजा वहाब भाई का मैंने खुशाइन कहा है। आपने तो खुशाइन कहा है बिल्कुल। इसमें मुस्तफा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्होंने खुशाइन कहा था कि ये अच्छी बात है। अच्छा नदीम जी सर टाइम करके तो उसको इख्तियारात तो दें सर। मुझे वाइंड अप करना है। नदीम कुरैशी साहब सर, इन्होंने कहा है कि पीटीआई ने भी कोई प्रोजेक्ट खास नहीं दिया सर, कैसे इसको क्लोज करेंगे? अच्छा नदीम कुरैशी साहब मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हो गई है। जी तारिक साहब सर आपके क्लोजिंग कमेंट सर। यार बड़ा जुल्म की बात है कि अब से 20 साल पहले कोटा सिस्टम जो है उसकी तारीख गुजर चुकी है और ये लोग सिंध के अंदरूने सिंध के लोगों से लाए हुए नकलें मारकर जवान होने वाली एक पूरी नस्ल को इन लोगों ने पिछले 20 साल में वो नौकरियां दी हैं जो कराची के इंतहाई देनतदार, लायक और मेहनती नौजवान नस्ल का हक थी। पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, इन लोगों ने जुल्म ये किया है कि कराची को एक खंडर में तब्दील कर दिया है। ये पीपल्स पार्टी का कारनामा है। वो हजारों अरब
जो पिछले 5-10 साल में मरकजी हुकूमत से यहां मुंतकिल हुए हैं और पिछले 2 साल 3 साल में तो खास तौर पर आए हैं तकरीबन 3000 अरब रुपए, वो जरा कहां गए हैं? उनमें से सिर्फ 33 अरब रुपए जो नैब है उसने वापस पीपल्स पार्टी से वसूल करके सिंध की हुकूमती को वापस कर दिए हैं उसके बेशतर हिस्सा। तो ये लोग तो डाकुओं का एक टोला है। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान, देखिए अगर पीपल्स पार्टी में इतने मसले होते और अगर पीपल्स पार्टी के हवाले से ये लोगों का और इस पार्टी को अगर लोगों के दिलों में अगर कोई बात होती तो NA 249 पीपल्स पार्टी जीतती नहीं मेरे भाई। NA 249 में 6 नंबर पे हैं आप लोग। से जीतने वाले आपको आवाम ने आप लोगों की औकात दिखा दी कि आप लोग 6 नंबर पे हो। ये तो बड़े शर्म की बात। आप लोग रिजेक्ट कर चुके हो कराची से, आप लोग फारिग हो वोटों से। अब आप लोग कराची की सियासत से फारिग हो। अब आप लोग यूसी भी अपनी निकाल लो, बड़ी बात है। नाम मत लीजिए, कराची ने रिजेक्ट कर दिया आपको भाई। कराची में अब आप लोगों का स्टेक नहीं रहा। आप लोगों ने 30 साल जो यहाँ पे बदमाशी की वो खत्म हो गई है। अब मेरा तो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लिहाजा आपका गलत है, लेकिन मैं हकायक बयान करने में यकीन रखता हूँ। अब कराची दोबारा कोई शुबा नहीं है। इसीलिए पंजाब के लोगों ने पीपल्स पार्टी को दफन कर दिया है हमेशा के लिए। सर एक बात मैं यहाँ एंड में करना चाहूंगा। कराची 3000 अरब रुपए सालाना कमा के देता है। अगर आप तो अरब रुपए सालाना कराची को वापस दे दें, हम बता देंगे लोग की पार्टी हो गई है जिसको बंदे नहीं मिल रहे। कराची को हम कराची बनाएंगे। बस ये मेरा फाइनल वर्ड है। सर इस पे आप पीपल्स पार्टी वाले कराची का मकबरा बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सर इस पे पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की एक जमात है, एक हम नेशनल पार्टी है। हम तासुब नहीं रखते। हमारे पार्टी में हर तबके के लोग हैं, हर नस्ल के लोग हैं। हम लोग ये तासुब नहीं रखते जो आपकी पार्टी में है। तो आप हमारे पास हर तबके से लोग हैं। सब पीपल्स पार्टी पाकिस्तान का एक गुलदस्ता है। तो कोटा सिस्टम क्या है? अगर पाकिस्तान देखें 249 जैसी सीट जिसमें हर कौम के बसने वाले लोग रहते हैं, हमने वो सीट आपके कैसे निकाली? हमने वो सीट आप देखें सर पाकिस्तान का गुलदस्ता 6 नंबर पे आई, आप चौथे 5 नंबर पे आए। सर 6, 5 में चौथे को आप लोग कराची से रिजेक्ट कर दिए गए हो। क्या है सर मुझे सर इसको हम दोबारा से भी कंटिन्यू करते हैं। सर फिलहाल हमें जाना हेडलाइंस की तरफ, और हेडलाइन से वापस आने के बाद कोशिश करेंगे इस मौजू को यहीं से कंटिन्यू करें। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। प्रोग्राम अभी जारी है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आज जो मेन इस प्रोग्राम का मकसद था वो था कराची के हवाले से बात करना, और जिस तरह हमने देखा कि एक बहुत बड़ा डिसीजन आया, एडमिनिस्ट्रेटर कराची पे तैनाती हुई मुर्तज़ा वहाब साहब की। उस हवाले से आज एक बहस जारी है। हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं और अभी भी ऑन पैनल हमारे साथ लोग मौजूद हैं। मजीद भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें ज्वाइन करें। मुस्तफ़ा बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं ऑलरेडी। सर बहुत शुक्रिया, आप अब तक हमारे साथ हैं। आपने पहले भी हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तारिक पीरज़ादा साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, और तारिक पीरज़ादा साहब जी बड़े सीनियर माशाल्लाह तज्ज़ियाकार हैं और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं मुल्की और गैर मुल्की मामलात पे। शाहिद पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबका डिप्टी कन्वीनर रह चुके हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, और इस वक्त भी फारूक सत्तार साहब के साथ जो है अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में। जी सर, मैं शुरू करूंगा तारिक पीरज़ादा साहब, सर आपसे। जी सर मुझे ये बताएं कि ये कराची के हवाले से जब भी बात होती है, हम जब भी बात करने की कोशिश करते हैं, ये ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। आपने ये किया, आपने ये किया। मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्योंकि आप बहसियत तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, कि इसके ऊपर एक प्रॉपर ओन, जिस तरह कहते हैं ना कि कोई ओन करे कराची को। सर ये ओन करने वाली सियासत कराची के हवाले से कब शुरू होगी? कब कोई जिम्मेदारी लेगा कि हाँ ये जो आपने बुनियादी नुक्ता उठाया है, और ये एक बड़ा अहम नुक्ता है जी। जरा देखिए, इसमें गौर करने की बात यह है
कि तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी जिसे पिछले इलेक्शन में हक़े राय दही से महरूम कर दिया गया और 1.5 करोड़ से भी कुछ कम लोगों को इस पे भी आएंगे अब, इस पे भी आएंगे अब। ये नहीं, मैं आ रहा हूं, इस पे मैं जोर नहीं दे रहा हूं। तो आप ये देखें कि इसकी इस पर हुकूमत जिस पार्टी की है वो इस सिंध के शहरी इलाकों से नहीं है, वो सिंध के देहाती इलाकों से है, और वो पार्टी है जो पंजाब में कभी अक्सरियती पार्टी थी, अब सफाई हस्ती से नेस्तो नाबूद हो चुकी है। और ये एक इलेक्शन की बात नहीं है, 2 इलेक्शनों में ऐसा हो चुका है। लिहाजा वो पार्टी कैसे उस शहर की नुमाइंदगी करने का दावा कर सकती है, या उसका एडमिनिस्ट्रेटर उस पार्टी से कैसे मुकर्रर किया जा सकता है जिसकी दिलचस्पी उस ना शहर में है ना 2.5 करोड़ लोगों में है, जहां महाजरों से नफरत की जाती है, जहां उर्दू जुबान से नफरत की जाती है। लोग तो भूल जाते हैं, मेरी उम्र काफी है, आपको याद है जब सिंध में भुट्टो ने लिसानी फसादात कराए और ये मुमताज भुट्टो वगैरह में मिलकर, तो उस जमाने में कोटा सिस्टम लाया गया था, आपको वो भी याद होगा, और कराची के लोगों को 60% अक्सरियत से महरूम करके 40% पे लाया गया। और अब तो सूरत हाल जो ज्यादातर एदाद शुमार है, यही पीपल्स पार्टी की जो अब नुमाइंदा होने की दावा कर रही है सिंध का, पूरी देहाती सिंध की तो नुमाइंदा है। ठीक है, वो शहरी सिंध की शहरों की नुमाइंदगी आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती है। मुस्तफा साहब, आप ये कहा जा रहा है कि आप जो हुकूमत बनाते हैं वो देही इलाकों की बदौलत बना लेते हैं सिंध में, पंजाब से भी आप बिल्कुल गायब हो चुके हैं, कोई आपको खास सीटें नहीं जीत सके वहां से, कराची में आप कोई खास काम नहीं करवा रहे बकौल इनके, और ये कह रहे हैं जी कि आप देहात की नुमाइंदगी के ऊपर शहरों को कैसे चला सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, और काइंडली इनको जरा कीजिए कि इंटरप्ट ना करें, मेरी बात गौर से सुनें। जी आप अपनी बात पूरी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध से सीटें लेके आती है और कराची पे हुक्मरानी करती है, तो उसके पास कोई हक नहीं है हुक्मरानी करने का। तो वजीर आजम पाकिस्तान पंजाब से सीटें लेके अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनके पास क्या हक है पूरे पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने का? ये क्या अजीब बात करते हैं। मैं जवाब देता हूँ, ये कोई लॉजिक नहीं, तारिक साहब मैं आऊंगा, सारे सवाल लेकर आऊंगा आपके पास। सूबे में हुकूमत बना चुकी है, वो सूबे में हुकूमत में है, तो उसके पास पूरा राइट है कि एडमिनिस्ट्रेटर ले जाए। ठीक है, तारिक साहब कौन सी गैर आईनी, कौन सी गैर कानूनी, कौन सा कोई गैर इखलाकी काम कर दिया हमने जो इनको नागुज़ीर हो रहा है? आप कराची को क्या सिंध से अलग समझते हैं? कराची सिंध का हिस्सा है, कराची सिंध का आज से हिस्सा नहीं है, सदियों से और कई दिहाइयों से हिस्सा है। तो आप कराची को तो आप सिंध से अलग कर नहीं सकते। तो कराची से अगर पीपल्स पार्टी ने एक सॉफ्ट इमेज, एक अच्छे चेहरे को, एक साफ सुथरे चेहरे को, एक कॉम्पिटेंट शख्स को अगर लेके आई है, लेके आ रही है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको इस चीज पे तो खुश होना चाहिए। सर प्लीज, सर पहले मुस्तफा साहब को पूरी करने दे बात। सर मैं आऊंगा आपकी तरफ, प्लीज पूरा मौका दूंगा आप। देखें किसी की जाती आप किरदार कशी ना करें। आपके अगर पास कोई ऐसी बात है किसी के हवाले से तो आप वो बात करें। सर प्लीज, तारिक साहब सर प्लीज, मतलब ये कोई तरीका नहीं है। देखें कराची में जो है ना, हम पहचाने जाते हैं, हमारे कराची में बड़े अदीब रहे हैं, बड़े लिटरेट लोग रहे हैं। कराची एक पढ़े लिखे लोगों का शहर है, उसको आप इस तरह जो है वो ना करें। आप साहब को आप अगर कभी भी सुने, अगर आपको तौफीक हो तो आप देखें उनका लहजा, देखें कितना सॉफ्ट लहजा है, वो कराची की सही नुमाइंदगी करते हैं। अगर सर इसी तरह मुझे ये बताएं। जी मुस्तफा साहब, मैं यहाँ पे एक पॉइंट रेज करता हूँ, चले शाहिद साहब की तरफ भी मैं आऊंगा इसके बाद, फिर हम तारिक साहब की तरफ भी जाएंगे आपके पॉइंट्स पे। सर ये जो आपने बात की कि पढ़े लिखे लोगों की, बहुत ज्यादा नफीस लोगों की और बड़ी जबरदस्त तर्जुमानी की आपने, जो आप मुस्तफा मुर्जा वहाब साहब के हवाले से कह रहे हैं, पाकिस्तान ये मुस्लिम लीग सॉरी MQM जो है, ये शायद साहब जो तर्जुमानी कर रहे हैं आज उनकी, सर MQM में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज्यादा नफीस लोग हैं, हमने देखा, और हम मानेंगे इस बात को, आप भी मानेंगे। बड़े जबरदस्त शख्सियात कुछ हमारे साथ हैं, कुछ दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन बहुत जबरदस्त लोग हमें MQM में नजर आए। लेकिन सर आप तो उनके बड़े अगेंस्ट रहते हैं, तो ऐसा क्यों है? लोग तो वो भी सारे पढ़े लिखे और अच्छे हैं, कराची की नुमाइंदगी भी करते हैं। जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूं ना सर, वो भी तो सारे माशाल्लाह बड़े जबरदस्त लोग हैं MQM में, हम देखते हैं बड़े पढ़े लिखे क़यादत है उनकी MQM की। देखिए MQM में अच्छे लोग होंगे, और बिल्कुल हम किसी पार्टी को होल सोल हम ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन जब आप पीपल्स पार्टी को आप ब्लेम करेंगे कराची के हवाले से या सिंध के हवाले से, पीपल्स पार्टी में NICVD तो आपको सिंध में नजर नहीं आती, सिंध की गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नजर नहीं आता, जहां वाहिद इंस्टीट्यूट है जहां पे फ्री लिवर ट्रांसप्लांट होता है पूरे पाकिस्तान में।
ये आपको नजर नहीं आता। सिंध में आपको जो कराची सिंध हुकूमत अपने पैसों से ड्यूअल कैरेज वे बनाती है कराची से ठट्टा तक, वो नजर नहीं आता आपको। आपको ये सिंध के साथ जो वफाक जो एक दोहरा मेयार इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो कोविड वैक्सीन के हवाले से हो, चाहे वो फंड्स के हवाले से हो, वो वहां आप हमारे साथ बात नहीं करते, वहां आप वफाक की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप देखें ना, मुत्तहिदा को अपनी ये डबल पॉलिसी गेम खत्म करनी पड़ेगी अगर उनको कराची में सियासत करनी है, तो वो कराची के मुफाद में सियासत करें, वो अपने मुफाद में सियासत करें। अच्छा, कराची के मुफाद में करें, अपने दफ्तर खुलवाने करें। जी शाहिद साहब, कुछ नहीं है सर, सिर्फ दफ्तर वो खुलवाने कराची के लिए अपना केस पुट अप नहीं करते वफाक पे। वफाक में अगर खान साहब के पास जाते हैं तो खान साहब से अपने काम निकलवाते हैं। कराची के लोगों के लिए इन्होंने कोई भी काम नहीं लिया अब तक, 3 साल हो गए। कराची के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसकी मिसाल NA 249 में हमारी जीत है। आप पब्लिक के मैंडेट को एक्सेप्ट करें। अगर पब्लिक दे रही है तो ये पैरामीटर है। शाहिद साहब, एक पार्टी कराची में मकबूल है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शाहिद साहब, मैं चाहूंगा आप इसमें जवाब दें। ने डिलीवर किया ना, PTI ने डिलीवर किया। शाहिद साहब देखें, एक तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा तारिक पीरजादा साहब का, जो उन्होंने देही शहर इलाकों से मुंतखब होकर कराची पर आकर हुकूमत करने वाले लोगों की बात की। और यही नहीं, मैं तारिक साहब की भी नॉलेज में ये बात लाना चाहता हूँ और आपके तवज्जुह से मुस्तफा बलोच साहब से भी सवाल रखता हूँ कि कराची के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि लोकल बॉडीज में खास तौर पर जो लोकल बॉडीज की वैकेंसीज होंगी वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर के लोग आके फिल नहीं करेंगे। इस तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएगा। इसी तरीके से डिवीजन की सतह पर भी ये डिवाइड मौजूद है कि डिवीजन से बाहर आप नहीं लाएंगे। आप जरा इनसे ये पूछें, ये किस मद में कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में DCs लेकर आए हुए, कोई एक भी उर्दू बोलने वाला कराची का मकामी DC मौजूद नहीं है, ना DCs है ना ACs है। कराची में ये पहली दफा चले, इन्होंने मुर्तजा वहाब साहब की बात की, हम तो चले, इस पर कोई एतराज अभी नहीं कर रहे, वो तो हम देखेंगे वो क्या काम करते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इतनी बात बलोच साहब बता दें जनाब, मेरे भाई, बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ आपसे ये पूछा था कि कराची में 11 साल में आपने एक बस नहीं चलाई। NICVD किसने बनाया था पूरी दुनिया को पता है, कोई पीपल्स पार्टी का तो कारनामा थोड़ी है भाई। NICVD की बुनियाद किसने रखी थी? सब किसने रखी थी वैसे? आप और NICVD का हाल क्या है जरा आप जाके तो देखें। दिल के मरीज का जो ऑपरेशन होना है वो उसकी डेट दी जाती है, जब वो मरीज मर जाता है उसके बाद उसका तो नंबर आता है। और जो बड़े बड़े लोग हैं जनाब अली, वो पैसे के बलबूते पे वहां जाके अपना इलाज करा लेते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? जिना अस्पताल की हालत देखें भाई। हमारे लीडर जरदारी साहब पाकिस्तान में, मुस्तफा साहब मैं आता हूं आपकी तरफ, मैं आऊंगा आपको भी टाइम दूंगा, तारिक साहब को भी टाइम दूंगा। पहले सुन सर मुस्तफा साहब आते हैं आपकी तरफ, बिल्कुल आप पॉइंट नोट करते हैं, मैं आऊंगा पूरा टाइम। आप मेरी बात सुन लें, मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, गुड्डे गुड़िया का या मोम का गुड्डा थोड़ी है। आप यहाँ से मोड़ते वहां से मोड़ दे। पाकिस्तान का एक आइन है, एक 18वीं तरमीम है, उसमें 18वीं तरमीम में सिर्फ सूबाई खुद मुख्तारी नहीं है भाई, उसमें आर्टिकल 140A भी है, आर्टिकल 149 भी है। वो सूबे से भी नीचे इख्तियारात मुंतकिल होते हैं यूनियन काउंसिल की सतह पे। आपने दिए हैं क्या कराची में कभी? आपने बलजाती इलेक्शन तो आप करवाएंगे नहीं, कभी भी नहीं। आपने पीपल्स पार्टी ने बलजाती इलेक्शन नहीं करवाए। जब भी आती है फौजी हुक्मरान होते हैं तभी बलजाती इलेक्शन कराची में होते, वरना पाकिस्तान में क्या कराची में कहीं पर भी मेरे भाई तहफ़्फ़ुज़ात अगर किसी बात पे हैं, किसी हवाले से हैं, तो आप पार्लियामेंट में बात करें, आप पार्लियामेंट में अपनी आवाज उठाएं, अपने इशू को उठाएं। लेकिन आप अगर इस मामले को लॉन्ग पीरियड हम ये देख रहे हैं कराची में, हमने बेनजीर भुट्टो साहिबा से भी मुआहदे किए, हमने आसिफ जरदारी साहब से भी मुआहदे किए, हमने कायम अली शाह साहब से भी मुआहदे किए, हमने मुराद अली शाह साहब से भी मुआहदे किए। आप बता दें कौन से एक मुआहदे के एक शिक पर अमल हुआ? आप कहते हैं शाहिद साहब सर हमने देखा माजी में, सर हमने देखा माजी में हो जाते हैं तो फिर वफाक की तरफ देखते हैं। अब PTI आई है, वफाक में PTI ने क्या कर दिया सिवाय लॉलीपॉप्स के? अच्छा शाहिद साहब, सर उस पर भी आते हैं, सर उस पर भी आते हैं, PTI से भी हमें कोशिश है कि हम दावत दें किसी रहनुमा को। मुझे एक बात बताएं कि ये माजी में आप भी सर पीपल्स पार्टी के साथ गठजोड़ तो आपकी भी रही है, आप भी इनके कोलिशन में रहे हैं, आपने भी मिलकर सूबे में शमूलियत इख्तियार की सूबाई कैबिनेट में,
तो माजी में तो सर आप साथ बैठे हैं। देखें, चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। देखिए, सियासी गवर्नमेंट बनती है और अलायंसेस बनते हैं, अलायंस होते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी कि आप अपनी शराइत पर चलते हैं, जब हमारी शराइत की बारी आए तो आप सारी करके कट लें। आप ये भी तो देखें ना, अलायंसेस क्यों बनते हैं। अभी सही है, आपको सूबाई हुकूमत से ताल्लुक है, ठीक है जी, सूबाई हुकूमत। आप मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी हो या सूबाई हुकूमत हो, 3000 अरब रुपए से ज्यादा सालाना कराची देता है पूरे मुल्क को कमा के। आप दे क्या रहे हैं? 40 अरब भी पूरे नहीं मिलते सालाना। यार क्या डिजर्व करते हैं 40 अरब? कराची में तनख्वाह, कराची के लोग देते हैं जैसे पाकिस्तान में तनख्वाह। एक तो मैं एक चले, अच्छा शाहिद साहब मैं आपकी तरफ भी आऊंगा। अच्छा सॉरी मुशफ़ा साहब, शवाहिद मौजूद है सर देखें, लाकर आप खुदा का वास्ता है, मुझे तारिक साहब की तरफ भी जाना है। जी मैं पहले मैं तारिक साहब की जाना है, मुशफ़ा साहब उसका जवाब दे दें, फिर तारिक साहब की जो है ना वो अलग है और सिंध अलग है। प्लीज खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप लोगों ने वैसी मुल्क में 30 साल तक लसानियत पे सियासत की, अब ना करें। खुदारा अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया इन्हीं हरकतों की वजह से। कराची अगर रेवेन्यू जनरेट करता है तो कराची में आपके पश्तून भी रहते हैं, आपके सिंधी भाई भी रहते हैं, आपके बलोच भी रहते हैं, आपके उर्दू स्पीकिंग भी रहते हैं। आप कराची को अपना ना समझें, कराची सबका है। कराची सिर्फ आपका नहीं है, कराची का ठेका किसी एक पार्टी ने नहीं लिया हुआ, कराची सबका है। कहाँ से शुरू हुई उसका जवाब दे। नहीं मैं इसी बात को एक मिनट जी बल्कि एक मिनट तारिक साहब आप कंटिन्यू करें। मैं बिल्कुल आ रहा हूं, मैं दोनों की लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हुआ है तो कराची आज अपने ट्रैक पे आया है, वरना 30 सालों में जो कराची में हाल था। अच्छा सर वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का भी क्रेडिट आपको तो नहीं जाता, वो भी आपसे साबका हुकूमत को जाता है अभी भी, बल्कि इससे साबका हुकूमत को ही जाता है। नवाज शरीफ साहब के दौर में हमने देखा तमाम तर चीजें हुई तो अमनो अमान तो उनको चलो क्रेडिट मिल गया। अब आप ये बताएं कि मुस्तफा साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है, यही सवाल मैंने शाहिद साहब से भी पहले किया कि जी आप साथ रहे, मिलकर रहे, साथ बैठे, आपने साथ हुकूमत की, हमने देखा जब आप इससे पिछली हुकूमत में आप अब इनसे बहुत ज्यादा नाराज भी नजर आते हैं, नाला नजर आते हैं। तो जरा बताएं कि आपने सर इनके साथ गठजोड़ क्यों किया था, क्या सोच के किया था, अगर आपको लग रहा है कि जी इनके साथ तो बात करना ही बिल्कुल। देखें, इनके साथ हमने हमारे चेयरमैन साहब ने इनको ऑफर दी थी। हमारे चेयरमैन साहब ने इनको रिसेंटली ऑफर दी थी कि आप छोड़ें वफाक को, आप आए सिंध हुकूमत में हमारे साथ बैठें, कराची के मसले को हम और आप हल कर सकते हैं। वो नहीं करेंगे। उनको 14 सीटें मिल गई, उनके वजीर आजम आ गए, खत्म। आप देखें ना, वजीर आजम साहब 3 साल में सिर्फ कराची 2 से 3 दफा आए, और वो भी अपने जाती काम के हवाले से आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल गए। तो उन्होंने तो नहीं करना। तो अगर आप कराची को अपना शहर समझते हैं, कराची में आपका स्टेक अगर है, वोटर्स आपके हैं, तो आप कराची में बैठे हमारे साथ। आपकी सिंध की हुकूमत आपके साथ बैठने को तैयार है, पीपल्स पार्टी आपके साथ बैठने को तैयार है, लेकिन आप अगर अपना जाती मुफाद एक तरफ करें, आप कराची को देखें। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ इनका जाती मुफाद है। ये वफाक में आज जो बैठे हैं ये अपने जाती मुफाद की हैसियत से बैठे हैं। आपको लग रहा है तो देखें ना, 4 तो एमपीएम बन चुकी है। एक एमपीएम बहादुराबाद है, तो एक एमपीएम आप ये कह रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी अभी भी बाजू खोलकर गले लगाने को तैयार है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। देखिए, कराची के लिए हम बात करने को, बैठने को तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है। हमने कराची के लिए हमारे दिल तंग नहीं है। हम कराची के लिए हम एक जमहूरी पार्टी है। हमने देखा ना 2008 इशू है, शाहिद साहब बैठना चाहते हैं सर, अगर तारिक साहब आपकी तरफ में आ रहा हूँ, तारिक साहब आपको एक दो मिनट दे दीजिए। तारिक साहब मैं आपको दे रहा हूँ। शाहिद साहब ये जरा मुझे इसके बात का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ सर, इसके बाद फौरन शाहिद साहब जरा बताएं कि अगर आपको मौका मिलता है और ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं जी कि आप आ जाएं, आप बैठें साथ और गले मिल रहे हैं आपसे, तो फिर आप क्यों नहीं वफाक को छोड़ देते? अगर आपको वफाक से भी इतनी नाराजगियां हैं तो पीपल्स पार्टी तो साथ तैयार है आपको साथ मिलाने के लिए। देखिए आसिफ भाई, इसका बहुत आसान सा जवाब है। मेयर कराची 2016 में मुंतखब होते हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना। ठीक है, पीटीआई की तो नहीं थी। सूबे में 2016 से 2018 तक पीटीआई तो नहीं थी ना, पीपल्स पार्टी थी। आपने मेयर कराची को क्या इख्तियारात दिए? आपने मेयर कराची से सारी चीजें तो छीन ली।
SBCA ले गए आप उठा के KBCA की शक्ल में, वाटर बोर्ड आप उठा के ले गए, सॉलिड वेस्ट और मैनेजमेंट आप उठा के ले गए। यानी मेयर कराची जो है वो झाड़ू तक लगा नहीं सकता, गटर का ढक्कन तक तो बना नहीं सकता। आप अगर इतने ही सिंसियर थे तो आप उसके जो ड्यू फंड्स हैं, जो ड्यू इख्तियारात है वो देते ना मेयर कराची को, क्यों नहीं दिए फिर आपने भाई? जब तो पीटीआई तो 2018 में आई है, जब आपका ये रवैया हमने देखा तब तो फिर हमने चले अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से जी अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से आपके जो खदशात हैं उनको दूर किया जाता है, क्योंकि पीटीआई से भी आप खुश तो नजर नहीं आ रहे, अगर खदशात दूर किए जाते हैं, आपको इख्तियारात दिए जाते हैं, तो आप फिर कोई सूरत बन सकती है पीपल्स पार्टी के साथ बैठने की? देखिए मैंने कहा ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन दी वर्ड्स। आपने एक बस नहीं चलाई 11 साल में कराची के लिए, एक बस। आप क्या बात करेंगे? कोटा सिस्टम आपने लागू करके रखा है पीपल्स पार्टी ने, सर पर तलवार है। महाजिरों के नौजवानों का माशी कत्लेआम है। महाजिर लड़के बाइकियां चलाने पर, फूड पांडा की डिलीवरी करने पर मजबूर है, उनको जॉबें नहीं मिलती। अब तो लोकल बॉडीज में भी सर वो भी तो जॉब ही है ना सर, वो भी तो जॉब ही है ना सर, इसके हलाल कमा रहे हैं, वो भी तो जॉब ही है, इसके हलाल कमा रहे हैं, भीख तो नहीं मांग रहे एटलीस्ट। चले ये तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता सर, क्या कमा रहे हैं सर नहीं सर, जी तारिक साहब मैं कह रहा हूँ सर, इसके हलाल कमा रहे हैं, चले मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जी तारिक साहब मैं आता हूँ। तारिक साहब काफी देर से तारिक साहब को किया मैं तारिक साहब प्लीज। जी मैं भी थोड़ा बहुत मुसलमान हूँ, लेकिन मैं एक जसारत करना चाहता हूँ और उसे गैर इस्लामी मशवरा ही कहा जाएगा, लेकिन मैं उसको पीपल्स पार्टी के लिए उसका रुख है मेरी तरफ, और वो ये है कि अगर किसी MA पास, किसी BSc पास, किसी कंप्यूटर साइंस में MSc करने वाले कराची के महाजिर लड़के की किस्मत में बाइकियां चलाना लिखा हुआ है, तो फिर मैं आपको बताऊं, ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। ये जो आपने कहा ना कि ये भी तो रिस्क हलाल है, तो फिर इस रिस्क हलाल से रिस्क हराम 1000 दर्जे बेहतर है। मैं आपको देनदारी से कहता हूँ, अगर सर मेरे बच्चे के नौजवान 30 साल हो जाए और उनको नौकरी न मिले और अंदरूनी सिंध के लोगों को सर इस तरह मैं सर एक और बात सर मेरी एक और बात सर मैं इंटरव्यू करना चाहूंगा सर। मेरा एक छोटा सा पॉइंट ये है कि हम जो सर एक मिनट मुस्तफा साहब सर इजाजत दीजिएगा, मुस्तफा साहब सर प्लीज सर प्लीज इजाजत दीजिएगा। मैं तारिक साहब से इतनी सी बात करना चाहूंगा, जो आपने रिस्क के हलाल के हवाले से बात की है सर, सिर्फ कराची में फूड पांडा ये सब नहीं होता, ये पूरे पाकिस्तान में होता है सर। पूरे पाकिस्तान के लोग फूड पांडा भी करते हैं, उबर गरीब भी चलाते हैं, हर जगह होता है ये। पूरी दुनिया में होता है। इनकी एक गलतफहमी और है, इनको लगता है सर जी सर हम बिल्कुल सब्र कर रहे हैं, बताइए मुस्तफा साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मुस्तफा साहब आपकी तरफ, इसके बाद जी तारिक साहब को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने दें, बहुत कोसों दूर है सर। तारिक साहब को बताने दें अपना पॉइंट। लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। जी सर ले आप पूरा 1 मिनट ले लें। मुस्तफा साहब सर इनको पहले बात करने दें, मुस्तफा साहब इनको बात करें फिर इंशाल्लाह पूरी बात सुनता हूं मैं। अब लोगों में लसानियत का सर मैं पूरी बात सुनूंगा आपकी। बहस करूं जी प्लीज, चूंकि इंडिया के चैनल्स का अब लसानियत वाली सियासत की जी और अगर फूड पांडा और सर प्लीज मुस्तफा साहब प्लीज थोड़ा सर को वक्त दें सर, ऐसे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं मुस्तफा साहब, समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। तारिक साहब को बात पूरी करने दें, 1 मिनट इनको देते हैं, फिर पूरा आपका वक्त है। जी तारिक साहब आधा मिनट जी सर, आधा मिनट चले। जी मुस्तफा साहब को कहिए कि ये इंडिया के पैनलिस्ट जो होते हैं ना इंडिया के प्रोग्रामों पे, जिनके साथ मुझे 10 साल हो गए हैं बहस करते हुए, ये वो किरदार ना अदा करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस सूबे में कल की बजाय आज गवर्नर राज लगना चाहिए, क्योंकि इस सूबे की 50% आबादी कम से कम जो उर्दू बोलने वालों या पठानों और दूसरे लोगों की है, उनके हक से महरूम कर दिया गया है। और अगर मेरी गवर्नर राज नहीं होगी सर, मैं आ रहा हूं मुस्तफा साहब आपकी तरफ। गवर्नर राज आपकी ख्वाहिश है, लगा के देख लेगा। जी चल ठीक हो गया बिल्कुल। 50% आपने कहा उर्दू स्पीकिंग आबादी है, खुद मुख्तारी एक तरह से नहीं है उनके पास, नुमाइंदगी नहीं है। मुस्तफा साहब जी शुमारी के बगैर कह रहा हूँ। जी ठीक है, कम अज कम ठीक हो गया, कम अज कम
मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिए। जी मुस्तफा साहब आपका टाइम है, अब तारिक साहब खामोश हैं, आप प्लीज बात कीजिए। मुझे रिस्पॉन्ड करने दें, अब आपकी बारी है। जी 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 देखें, देखें सबसे पहले तो इनकी गैर जमहूरी सोच को आप दाद दें, ठीक है, कि गवर्नर राज को अप्रिशिएट कर रही है। एक आप जमहूरी तारिक साहब अभी मैंने आपसे गुजारिश की है, तारिक साहब सर थोड़ी देर खामोश रहें सर, प्लीज उनको पूरी बात करने देना सर, प्लीज सर प्लीज सर वो भुट्टो का आइन तो पूरा पाकिस्तान फॉलो कर रहा है सर, वही ऑन वक्त को पूरा पाकिस्तान वही आइन फॉलो कर रहा है, लेकिन प्लीज मुस्तफा साहब पसंद नहीं आ रही क्योंकि इनको वोट नहीं पड़े इस दफा, ये सीटें नहीं ले गए, ये हुकूमत में नहीं है। तारिक साहब आप तो सर वो जनरल बात कर रहे हैं, सर वो जनरल बात कर रहे हैं, वो जनरल बाकी नजरिया और आपकी सोच तो अक्कासी कर रहा है कि आप कहां से आपका झुकाव है। जी जी चलें ठीक है, आप मुस्तफा साहब प्लीज। तो किसी की तरफ नहीं है सर, वो मेरा झुकाव इंसानी हुकूक सर तारिक साहब तजियाकार हैं, वो उनका उस पर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, उनकी ऑफ कोर्स उनकी अपनी राय है। मुस्तफा साहब आप अपनी बात पूरी करें सर प्लीज। जी मुस्तफा साहब। जी देखें पहली बात तो ये जो कह रहे थे कि कराची में लोग बाइकिया और फूड पांडा की मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो ये कोई सिंध हुकूमत की नाअहली है। तो मेरे भाई ये एक माशी तौर पे पाकिस्तान जिस बदहाल पोजीशन पे आज आया है, वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। 3 साल के अंदर जो आपके वफाकी हुकूमत ने जो कारनामे किए हैं, उसकी वजह से आज आपका नौजवान पढ़ा लिखा तारिक साहब एक मिनट सर, लेकिन आपके जरूरत नहीं है किसी को किसी का पॉइंट समझ नहीं आ रहा बोलने के लिए, आपके पास अल्फाज नहीं है, आप क्योंकि शायद आपके कोई जाती मुफाद होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी सालाना डाका मारने वाली जमात है आप। अरे पीपल्स पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या? तारिक साहब मैं आ रहा हूँ, तारिक साहब और भी तारिक साहब वक्त है हमारे पास, हम बात करते हैं, पहले इनका पॉइंट तो पूरा आप सुनना भी सीखें ना। मैं इजाजत चाहूंगा, मैंने अपना नुस्खा बयान कर दिया है, खुदा हाफिज। सर तारिक साहब जी अच्छा जी चलें, तारिक साहब मेरे ख्याल में जा चुके हैं। मैं जी मुस्तफा साहब प्लीज आप बात कंप्लीट करें, शायद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मेरा कहने का मकसद ये है कि आप एक माशी तौर पे जो हुकूमत वफाकी हुकूमत ने जो एक नाहिली अपनी दिखाई है 3 सालों में, जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट आपका बढ़ता जा रहा है, आप किस तरीके से एक इकोनॉमिकली आप जो है ना वो वीक होते गए हैं। 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं इस दौर में। आप अगर माशी तौर पे पीछे जा रहे हैं और अगर आपकी आज की नौजवान नस्ल रोजगार नहीं मिल रही, कहाँ गए खान साहब के वो दावे कि भाई आपके जो है ना वो 1 करोड़ नौकरियां दूंगा मैं, कहाँ गए वो 1 करोड़ नौकरियां? उनके पास तो कोरोना का वो आ गया ना, कराची को कोरोना आ गया ना सर बीच में। यहाँ पे मेरे दोस्त जो बैठे हुए हैं, उनमें अगर इखलाकी जरूरत है तो पूछे ना खान साहब से कि खान साहब कहाँ गए वो 1 करोड़ नौकरियां जो कराची के लिए आप कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान के लिए कि आप 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में देंगे नौजवानों को, कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियां मेरे भाई? वहां पे तो आप लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन आप लोगों को जो है वो सारी बुराइयां पीपल्स पार्टी में नजर आती हैं, सारी तनकीद सिंध हुकूमत के लिए नजर आती है। तो ये तो एक बिल्कुल अजीब बात है। ठीक है जी, आपको शायद साहब जी आप जो बात कह रहे हैं ना, मैंने आपसे पहले सवाल किया गवर्नमेंट मुलाजमीन का, सिंध गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी गवर्नमेंट, सही है ना? पूरी दुनिया में ये शायद साहब बात पूरी दुनिया में लोकल बॉडीज एंड जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, वहां पर लोगों को नौकरियां क्रिएट की जाती हैं, दी जाती हैं। आप मुझे ये बताएं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का आपने क्या हाल किया? एक खानदान के 8 लोग जिनको अलिफ से बे लिखना नहीं आता, जिनको स्पेलिंग नहीं आती, तो तारिक साहब ने बोला था अंगूठा छाप लोगों को आपने लाकर यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट में डायरेक्टर और जनाबली प्रोजेक्ट डायरेक्टर और लोकल बॉडीज में आप उनको जनाबली डिप्टी डीजी डायरेक्टर जनरल डीजीज बना रहे हैं लाकर। तो आपको क्या नजर नहीं आ रहा है कि कराची में मेरा भी सवाल रह रहे हैं जिनको ये चीजें नजर नहीं आ रही? इस पे मेरा भी सवाल है। आपको इतने तहफ्फुज़ात हैं तो आप इस मामले में आप कोर्ट में जाए ना, आपको कोर्ट में जहाँ जाना है। आपने ये बात मान ली, इसका मतलब है कि हम कोर्ट में जाएं, यानी इसका मतलब पीपल्स पार्टी कुछ नहीं करेगी। इसका बहुत आसान हल है। कराची के आवाम और शहरी सिंध के आवाम बहुत कराची में नहरें बाहर, मेरी बात सुन ले थोड़ी। मैं आपको 30 साल में कराची में जो है ना वो कराची को पेरिस बना दिया था। जी पहले प्लीज आपके नजरिए से तो कराची को मुत्तहिदा ने 30 साल में पेरिस बना दिया होगा। बहुत संजीदगी से ये बहुत पहले शाहिद साहब को पूरा कर लेने पकड़ रहा है कि कराची और शहरी सिंध के आवाम को जनूबी सिंध सूबा
ये इंतजामी बुनियादों पर कम से कम सिंध में 3 सूबे और पाकिस्तान में 20 सूबे बनने चाहिए। जो भी सूरत हाल हो, उस सूरत हाल में तो फिर यही होगा ना। अब जनूबी पंजाब में आप देखें अलग सेक्रेटेरिएट बनने जा रहे हैं और वहां पर जनूबी पंजाब के लोग उसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम भी फिर ये मुतालबा करने में अकबर जानिब है कि एक जनूबी सिंध सेक्रेटेरिएट भी बनाया जाए जहां पर सिर्फ जनूबी सिंध से ताल्लुक रखने वाले लोगों की जॉबें हो और ठीक हो गया, लाके मत डालें आप। शाहिद साहब हो गई आपकी बात, मुस्तफा साहब, शाहिद साहब हो गया आपका पॉइंट। जी आपका पॉइंट वेल रिसीव्ड। जी मुस्तफा साहब, ये इनका जवाब दे, मेरा एक सवाल है आपसे। किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिश पे सिंध कराची सूबा तो नहीं बनेगा ना? ये तो कराची के लोग डिसाइड करेंगे कराची सूबा बनेगा या नहीं बनेगा। क्या है, आपसे सवाल कर रहे हैं पीपल्स पार्टी से, आप करें कोर्ट में जाए, तो ऐसे थोड़े मसले हल होते हैं। आपने मुझे ये बताया मैं क्या किया कराची के लिए। मैं तो आप पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं ना, आप मुझे बताएं। ये बैठे हुए हैं ना हमारे सर, मैं मुस्तफा साहब जी, सर मुस्तफा साहब कराची के लिए आपने क्या किया? नहीं बिल्कुल, ये सवाल मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन मेरा और सवाल है, ये जो शाहिद साहब की एक बात को मैं बिल्कुल यहाँ पे एक पॉइंट उठाता हूँ। ये अभी जो चीटिंग हुई है, ये अभी हमने देखा कि बड़ा एक सिलसिला रहा, मैट्रिक का पेपर आउट हुआ, पेपर लेट हुए, तालीम के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं साथ साथ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उनके जो हेड हैं शाद साहब, मेरे ख्याल में अगर मैं नाम भूल रहा हूँ, जो सब मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो सर रिलेटिव हैं आपके पीपल्स पार्टी के एक मिनिस्टर के। तो सर ये फिर कैसे चलेगा ऐसे, अगर वो उन्होंने अब तक कोई रिजाइन भी नहीं दिया, कोई इस्तीफा भी नहीं दिया, मेरे ख्याल में उनसे मांगा भी नहीं गया। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कहीं किसी का कोई रिलेटिव है और अगर वो किसी पोस्ट पे है तो आप उसको निकाल तो नहीं सकते कि जस्ट बिकॉज उसके कजन या उसके रिलेटिव एजुकेशन मिनिस्टर हैं। पहली बात तो उनके साथ भी बाद आपको नहीं लगता कि दूसरी बात खान साहब के कजन केपीके में बाहर से बैठ के पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट चला रहे हैं, उस पर क्यों नहीं मीडिया आवाज उठाता? खान साहब के अपने कजन, जाती कजन, ठीक है, वो केपीके में हेल्थ का पूरा स्ट्रक्चर वो वहीं से चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं, किस हैसियत से चला रहे हैं, कोई भी आवाज नहीं आती वहां। सर मसला ये है ना कि वो अगर खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें, मैट्रिक बोर्ड के कहीं कोई ऑफिसर हैं, अगर उनका कोई ताल्लुक हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से कोई रिलेशन निकल आता है तो भाई ये कोई बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट। सर जब एक बहुत बड़ा कोई ब्लंडर वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में भी सेहत के हवाले से होगा तो फौरन सवाल उठ जाएंगे। फिलहाल सवाल उठा हुआ है सिंध के ऊपर, तो आपको नहीं लगता कि वैसे सिंध हुकूमत को जरा जिम्मेदारी दिखाते हुए वैसे उनको कह देना चाहिए? देखिए सईद गनी साहब एक इंतहाई कॉम्पिटेंट और एक सर उन्होंने तो कहा ये मेरे अंडर ही नहीं आते, उन्होंने कहा बोर्ड में अंडर ही नहीं आते, मिनिस्टर हैं। उनके हवाले से अभी भी जो नैब ने जो बातें की, जो भी सारा कुछ किया, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो नैब के दफ्तर जा रहा हूँ, मेरे गिरफ्तारी वारंट निकालो या ना निकालो, मैं खुद जा रहा हूँ, पेश हो रहा हूँ, मुझे कर लो गिरफ्तार अगर करना है तो ऐसी जुर्रत है मुत्तहिदा के लोगों में, ऐसी जुर्रत है पीटीआई के लोगों में। पीटीआई की जुल्फी बुखारी तो भाग गए, रिंग रोड में करप्शन करके वो तो भाग गए। वो तो बड़ी दावे करते थे कि भाई मुझे जुडिशियल कमीशन बना लो, मुझे यहाँ बिठा लो, मुझे वहां बिठा लो, वो तो भाग गए। लेकिन हमारे सईद गनी साहब तो आज भी कराची में बैठे हैं। इस चीज का क्रेडिट मैं पूरा दूंगा साहब। देखें जो क्रेडिट आपके ड्यू है, जो क्रेडिट ड्यू है वो आपको मिलेगा। आपके पार्टी लीडरान जो भी हैं, जैसे भी हैं, रहते हैं पाकिस्तान में, चाहे वो कोई केसेस और फेस करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बल्कि पीएमएलएन के साथ जब हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, पीएमएलएन के हवाले से खास तौर पर जब बहुत सारे केसेस के फैसले आए थे 2 हफ्ते कबल, तो उस वक्त भी हमने अप्रिशिएट किया था कि पीपल्स पार्टी के लीडरान, ये मुद्दा बनाया था हमने कि पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में है, पीएमएलएन भी अपोजिशन में है, इनके तमाम लीडर पाकिस्तान में हैं, आपके तमाम लीडर इसहाक डार हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब खुद हों, और भी लीडर्स वो बाहर हैं, वो केसेस फेस ही नहीं करते। पीपल्स पार्टी पूरे केसेस फेस करती है। तो सर इसका पूरा मिलता है आपको क्रेडिट, और ये आवाम देख रही है, इस पे कोई दो राय नहीं है, इस पे यकीन करें कोई दो राय नहीं है। ये वेल एप्रिशिएटेड हकीकत है ना। आप हकीकत तो बयान अगर करेंगे तो अच्छी बात है, अगर आप हकीकत आईना दिखा रहे हैं, जो चीज सामने है, पीपल्स पार्टी की क़यादत कराची में बैठी है, पाकिस्तान में बैठी हुई है, चाहे जितने बदतरीन केस हों, जितने इसमें कोई डाउट, अकाउंटेबिलिटी की जा रही है, हम तो फेस कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, जरदारी साहब से लेकर तमाम मिनिस्टर्स आपके वो फेस कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उन पे केसेस भी हैं, वो जवाब भी देते हैं। सईद गनी साहब ने भी बड़ा मैच्योर एक डिसीजन लिया, नैब जाने की कोई बात नहीं जी, मैं बिल्कुल जाऊंगा, ये भी अच्छी बात है। इसमें भी आते हैं अब शाहिद साहब। सर जरा ये बताएं, ये एक मिनट, मेरा ये पॉइंट जरा तालीम वाले पॉइंट पे जरा मैं आपकी और राय लेना चाहूंगा। इस वक्त सिंध हुकूमत को क्या करना चाहिए इतने बड़े ब्लंडर्स होने के बाद? ये जो हुआ है अभी इंटर बोर्ड और एग्जाम्स के अंदर, 9 का पेपर भी मैंने सुना आज आउट हो गया। सर आउट क्या हो गया सर? मेरा बेटा आज 9 का पहला पेपर था, मेरे बेटे ने पेपर दिया। वहां पर टीचर्स कह रहे हैं खुलेआम, ये पड़ोस से मदद कर लो, ताउन कर लो, नकल कर लो, एक दूसरे को बता दो।
और इन्विजिलेटर आके कह रहे हैं ये जनाब आपके एमसीक्यूज, ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल इनके ही जवाब लिख ले। ये बच्चों का सत्यानाश कर रहे हैं। बच्चा तैयारी करके जाता है, बच्चे के पास कोई बूटी नहीं है, कोई फर्रा नहीं है, अब वो परेशान बैठा है कि यार यहाँ तो किताबें खुल गई, मोबाइल फोन हमने उसको नहीं दिया कि वहां पर मोबाइल फोन अलाउ नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं दिया कि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, लेकिन वहां तो वो कह रहे हैं सब चल रहा है, मुझे क्यों रोका आप लोगों ने? मैंने कहा बेटा जो चल रहा है चलने दो, तुम अपनी पढ़ाई करो और अपनी पढ़ाई से इम्तिहान हासिल करो, आगे बढ़ो। अब ये सईद गनी साहब को सोचना चाहिए, अब तक तो रिजाइन दे देना चाहिए था सईद गनी साहब को भी, और मैट्रिक और इंटर बोर्ड के जो ये जितने भी इस वक्त चेयरमैन बने बैठे हैं ना, आपने जो कहा, मैं यही तो रो रहा हूं कि अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जाली डोमिसाइल बनाकर यहाँ पर कराची के बोर्ड में, कराची की लोकल बॉडीज में, एसबीसीए, वाटर बोर्ड, केएमसी में, यार हर जगह ये लोग ला के जहां गोश्त एम्प्लॉइज थे मुत्तहदा मर गए। भाई कराची के लड़के नहीं है क्या? कराची के लोगों को जहां गोश्त एम्प्लॉइज होते थे मुत्तहदा के, वहीं की बात कर रहे हैं। कहाँ की? केएमसी और आप वाटर बोर्ड की बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वही है ना जहाँ पे मुत्तहदा के गोश्त एम्प्लॉइज हुआ करते थे एक जमाने में। कोई गोश्त एम्प्लॉइज नहीं है भाई, अब आपके एम्प्लॉइज आ रहे हैं वहां पर जाली डोमिसाइल वाले, जो पूरी उन्होंने वहां पर हल्ला मचाया हुआ है, और इंशाल्लाह इस पर अभी बहुत जल्द ऑफिसर्स एसोसिएशन वाले सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाके पिटीशन भी डालने वाले कि ये नहीं चलेगा कि आप कराची डिवीजन के लोगों की जॉबें खा कर और आप लाड़काना से और नवाबशाह से लाके लोगों को यहाँ भर रहे। पूरे पुलिस थानों में आप जाके देख लें, आप जाके सेक्रेटेरिएट में देख लें। मुस्तफा बलोच साहब, अगर आपका ताल्लुक कराची से है ना, तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए इन चीजों के ऊपर बहस करते हुए, आपको सोचना चाहिए। मैंने आपके 3 सर मेरा ताल्लुक बिल्कुल कराची से है और मुझे इस बात पे कोई शर्म नहीं आती। मेरी बात कि लाड़काना का एक गरीब हारी का बच्चा अगर सेक्रेटेरिएट में मुलाजमत करता है तो मुझे इस बात पे कोई शर्म नहीं आती। अगर नवाबशाह का कोई गरीब हारी का बच्चा अगर वाटर बोर्ड में मुलाजिम है, मुझे इस पे शर्म नहीं आती। अगर हैदराबाद में कोई गरीब हारी का बच्चा अगर केएमसी में कोई मुलाजिम है, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। ये शर्म आपको आनी चाहिए कि आप साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, पहले शाहिद साहब को पॉइंट ले लेते हैं। कराची उतना ही लाड़काना के लोगों का है, मुस्तफा साहब सर पूरे पाकिस्तान का है। मुस्तफा साहब सर आई रिक्वेस्ट, मुस्तफा साहब देखें सर आई रिक्वेस्ट, पहले इनका पॉइंट ले लेते हैं। लाड़काना में जॉब निकाले जनाब, लाड़काना के बच्चों के लिए आपकी जिम्मेदारी है। लाड़काना में बहुत सारे लोग आए, कराची सबका है, कराची के बच्चों को कराची जब कराची ने किसी के साथ तासुब नहीं किया तो कराची में आज आप भी तासुब ना करें। ठीक है, जब कराची में आपके साथ तासुब नहीं किया तो आप भी आइन की बात करें भाई। आइन पाकिस्तान में ये लिखा है कि अगर लोकल बॉडी में कोई वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को दी जाएगी, डिस्ट्रिक्ट से ऊपर होगा तो डिवीजन के लोगों को दी जाएगी, डिवीजन से नहीं मिलेगा तो फिर सूबे से लिया जाएगा। क्या मजाक बात कर रहे हो आप? आईन पाकिस्तान की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं यहाँ बैठकर। आपने मुझे कोटा सिस्टम का जवाब नहीं दिया, आपने कराची में एक बस नहीं चली आज तक, उसका जवाब नहीं दिया। आपने कराची के जाले शायद साहब मुस्तफा साहब को सुन लेते हैं, वो क्या जवाब। 30 साल तक इन डिपार्टमेंट्स में, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वाटर बोर्ड, केएमसी में घोस्ट एम्प्लॉइज रहे जो कि बैठ के इलेक्शन के दिन में ठप्पे लगाते थे। उनकी लिस्टें भेजे जेल में, ठप्पे लगाते थे इलेक्शनों में, जो धांधलियां करते थे, गवर्नमेंट में आप करें एक्शन, जो यहाँ पे कराची में बदमनी करते थे वो ठीक था। आपने घोष एम्प्लॉइज के नाम पर आपने आपको लोगों को निकाल दिया, आप करें ना कार्रवाई। लेकिन गरीब सिंध कबूल नहीं है। सर मुस्तफा साहब को सुन लेते हैं, शाहिद साहब गरीब सिंध का बच्चा आपको कबूल नहीं है। हाँ पॉइंट ले लेते हैं ना शाहिद साहब का पहले। जी मुस्तफा साहब, जी आप कंप्लीट करें। घोष एम्प्लॉइज को निकालें, हम कब मना कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं निकालें, लेकिन फिर आप वहां पे कराची के ही लोगों को रखे ना। आप लाड़काना नवाबशाह से क्यों लेकर आ रहे हैं भाई? उनको वहां पर जॉब दें। कराची का जो डोमिसाइल, जो कराची का डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, जो डिस्ट्रिक्ट की जॉब है, वो अच्छा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को। मुस्तफा साहब सर ये डोमिसाइल के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी ये अच्छा पॉइंट उठाया आपने शाहिद साहब। ये अभी कोर्ट में भी हमने देखा कि एक फैसला आया जिसमें कहा गया है कि पिछले तमाम 10 सालों के, मेरे ख्याल में अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो 10 सालों के जितने भी डोमिसाइल के रिकॉर्ड हैं वो मांगे गए, उनकी दोबारा जांच पड़ताल करने को कहा गया है। तो ये डोमिसाइल बन जाते हैं सिंध में, नकली बन जाते हैं, लोग आकर बनवा लेते हैं, इस सिस्टम को कैसे बेहतर करेंगे आप? जी मुझसे सवाल कर। जी मुस्तफा साहब, ये तो सिंध गवर्नमेंट का है। जी मुस्तफा साहब जी हाँ देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल कराची में अगर डोमिसाइल का इशू है या आप ओवरऑल सिंध में इस हवाले से बात कर रहे हैं, इतना आसान क्यों है आके डोमिसाइल बनवा लेना?
कोर्ट देखें, ये कोई हमने तो शुरू नहीं किया है। अगर कोई तो सर खत्म तो करें रहा है तो ये तो एक दौर था जिसमें सर खत्म तो करें सर। पिछले उस जमाने में भी क्या आपको लगता है मैट्रिक बोर्ड में नकल नहीं होती थी? उस जमाने में क्या आपके ये जो पेपर्स आउट नहीं होते थे? सब होता था सर। मैं तो ये कह रहा हूँ 13 साल से सर आपकी भी हुकूमत है सर, 13 साल से आपकी भी हुकूमत है। सबको पता है कि कराची में ये जो चीजें होती थी ये कोई नई चीज तो नहीं है। अगर आप इन चीज को पिन पॉइंट करके और आप एक ब्रॉडर पिक्चर पे नहीं देख रहे, आप मुल्क की मईशत जो बैठी हुई है उसको आप नहीं देख रहे, लेकिन आप इन चीजों को उठा के जो है ना आप पॉइंट कर रहे हैं और आप ब्लेम कर रहे हैं सिंध हुकूमत को, तो आप कर लें भाई। नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे मुस्तफा साहब, मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे कि आपको नहीं लगता सिंध हुकूमत को अब एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर? कोर्ट के डिसीजन के बाद खास तौर पे जब पूरा रिकॉर्ड निकलवाने को कहा गया है कि कोई भी इतनी आसानी से आके डोमिसाइल बनवा लेता है सिंध के अंदर, लेना चाहिए डिसीजन? मैं आपका पॉइंट लेना चाह रहा हूं इस पे, कोई एक्शन लेना चाहिए इस पे? अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा तो ये इसकी जिम्मेदारी एज अ सिंध गवर्नमेंट तो हम नहीं ले सकते ना। अगर तो हमारी कौन लेगा जिम्मेदारी सर? यही तो पूछ रहा हूं। अगर सूबाई हुकूमत नहीं लेगी तो है ना वो कहीं से भी डोमिसाइल अब इसका भी माल सर, अब तो हमारी हम इस चीज पे तो कोई डायरेक्टली हमने कोई इंस्ट्रक्शंस तो नहीं दी हुई अपने डीसीज को सर। तो रोकना तो जिम्मेदारी है ना सर आपकी मुस्तफा साहब। सर रोकेगा कौन? सर रोकेगा कौन सर? वो तो बताएं। आपको क्या करेगा इसका बंदा? कोई भी आकर डोमिसाइल बना रहा है सिंध में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं मतलब देखिए, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका जेन्युइन डोमिसाइल है, जिनका बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि उनका बैकग्राउंड किसी और इलाके से उनको नहीं, उनके बच्चों को भी डोमिसाइल नहीं मिल रहा, तो वो इशू फेस कर रही है। मैं पता नहीं कहां की कहानी आप बता रहे हैं कि मतलब बिल्कुल सर, मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा, ये भी सिंध हाई कोर्ट, ऐसा नहीं है। अभी ये सिंध कोर्ट में हुआ है, इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई एक आध केस ऐसे हुए होंगे तो ठीक है, उस चीज को पिन पॉइंट करें, उस चीज पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई मैसेज कोई एक वाज़ेह मिक़दार में ऐसा केस, ऐसी स्ट्रेटेजी कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं है, ना सिंध गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, सिंध हुकूमत को करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं आसिफ भाई, ये ख्वाजा इज़हारुल हसन भाई जो हैं पूरा केस बिल्टअप करके ले गए और उन्होंने ये केस किया है। ये जो रूलिंग और ये जो कमेंट्स आए हैं सिंध हाई कोर्ट के, ये आप जो जिक्र कर रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है और इसकी पूरी सबूत और शवाहिद के साथ उन्होंने ये केस पुटअप किया है और उस पर बात हो रही है और इंशाअल्लाह उसका रिजल्ट आएगा। अच्छा, ये मुस्तफा भाई देखें, मैंने पहले भी कहा ही इज क्वाइट यंग। ये मैं समझता हूँ, देखिए मुझे 35 साल एमक्यूएम में काम करते हो गए, मुझे तो इनकी उम्र भी 30 साल नहीं लग रही, तो ये तो यंग है अभी, इनको सवालों के जवाब नहीं पता होंगे, इनको विचारों को आपने कहाँ ले लिया, ये कहाँ बताएंगे कोटा सिस्टम के बारे में? ये पीपल्स पार्टी तो आप नहीं कह सकते, हर किसी मुझे लगता है आपको नौजवान लोगों हर किसी पीपल्स पार्टी मेरी सियासी जमातें बहुत बड़ी माफिया है। आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे वालिद साहब नहीं पता, मेरे से छोटी उम्र में 28 साल की उम्र में वजीर रह चुके हैं सिंध के, ठीक है? तो आप मुझे ये ना बताएं कि मेरी उम्र 30 साल है तो मैं आपसे 24 साल की उम्र में आपकी सर आपके जमात में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में यंग ब्लड को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। किसी बात का आप कोटा सिस्टम पे मुझे बताएं, आप कोटा सिस्टम की क्या लॉजिक है? आप चाह रहे हैं मैं आपके मनपसंद जवाब दूं, वो मैं नहीं दे सकता। आप बताएं कोटा सिस्टम की क्या लॉजिक है, बताएं, आ जाए बात करते हैं। कोटा सिस्टम की क्या लॉजिक है? आपको तो एक काबिल मुर्तजा वहाब जैसे शख्स से भी प्रॉब्लम है, उसकी भी एज से आपको प्रॉब्लम नहीं है। शाहिद साहब को नहीं है प्रॉब्लम, शाहिद साहब को प्रॉब्लम नहीं है। शाहिद साहब को क़यादत की जरूरत है, कराची को एक नौजवान शख्स की जरूरत है जो कि मेहनत करे, जो कि टाइम दे सके, एफर्ट करे, उससे भी आपको प्रॉब्लम है। मुझे नहीं है भाई, मैं नौजवानों को मौका दें, ये नौजवानों का वक्त है, सर प्रोग्राम वाइंड अप करना है सर। आप सिंध गवर्नमेंट में बात कर सकते हैं। शाहिद साहब, सवाल है, तमाम बुराइयों की जड़ है। शाहिद साहब सिस्टम क्यों लगाया पीपल्स पार्टी ने और आज तक क्यों लगा हुआ है? आप मुझे इसका जवाब दे दें, कायल कर लें। चले मुस्तफा साहब पहले इसका जवाब दे दें, फिर क्लोजिंग कमेंट्स अपने साथ क्लोजिंग कमेंट्स भी दे दीजिएगा प्लीज। लास्ट मिनट है हमारे पास। क्या सवाल क्या है इनका? जी आप सवाल कर लें शाहिद साहब, जब जानना चाहिए। क्यों लगाया है, क्यों है कोटा सिस्टम, क्यों कोटा सिस्टम की गई है? ये कोटा सिस्टम के ऊपर थोड़ी बात की डिवाइड क्यों की पीपल्स पार्टी ने? कोटा सिस्टम के ऊपर थोड़ी बात कर लें। इनके बड़ा देखिए, कोटा सिस्टम वाला मंजन जो है ना वो बहुत पुराना हो चुका है। सॉरी टू से, कोटा सिस्टम का जो एक वो मंजन है ना वो बहुत पुराना हो चुका है। कराची वाले क्यों लागू है, ये क्यों है? आप ये जो कोटा सिस्टम के खिलाफ जो एक जमात इस पे सियासत अपनी चमकाती थी, वो जमात कितने दिहाइयों से कराची में हुक्मरानी करती रही और हर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ रही। तो कोटा सिस्टम खत्म क्यों नहीं करवाया उन्होंने?
आप बताए ना, वफाकी हुकूमत से बरात लेते थे, सिंधी हुकूमत से बरात लेते थे, वजारतें लेते थे, लेकिन कोटा सिस्टम खत्म नहीं करा सके क्योंकि उनको कराना ही नहीं था। जवाब ही नहीं दे रहे आप, ये तो प्रॉब्लम है। आप जो बात है उसका जवाब नहीं दे रहे ना भाई। मुस्तफा साहब, सर आपने क्यों लगाया? इनका सबसे बड़ा मसला ये है, शाहिद साहब का सबसे बड़ा, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जितने भी तर्जुमान है मेरे ख्याल में वो यही गिला करते हैं आपसे, सूबाई हुकूमत से, कि इनको प्रॉपर, इनके जो लोग हैं उनको कोटा सिस्टम के तहत जॉब नहीं मिल रही, उनको प्रॉपर नुमाइंदगी नहीं मिल रही। ये इनका सबसे बड़ा रिजर्वेशन है आपके अगेंस्ट। मुझे लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी इस पे काम करती है, इनका सवाल हमारे सर आंखों पे, और हम इनके सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल बैठे देना पड़ेगा ना, सूबाई हुकूमत है सर, आप जिम्मेदारान हैं अभी। मेरा यही जवाब है कि भाई इतने सालों से जब आप हमारे साथ थे और आपका यही एजेंडा था कोटा सिस्टम खत्म करने का, और हम नहीं चाहते कोटा सिस्टम खत्म करना एज पर देम, तो फिर उन्होंने क्यों जो है ना हमारे साथ कोalition पार्टनर्स रहे, क्यों वो वफाकी हुकूमत में भी सर वो यही तो कह रहे हैं कि वो आपसे फिर अलग भी हो गए ना बाद में, सालों से सर वो अलग भी हो गए ना, वो फिर जुदा भी हो गए, ये तो वो पहले कह रहे हैं। सो कॉल्ड अपने आप को कराची के वोटर्स की रिप्रेजेंटेशन कहती है, उन्होंने इस चीज में नाकामी क्यों हासिल हुई उनको? चले ठीक हो गया। शाहिद साहब सर आपके क्लोजिंग कमेंट्स, लास्ट मिनट सर, अदीबों का शहर, लास्ट मिनट जो है ना वो प्लीज शाहिद साहब क्लोजिंग कमेंट, तरफ आप ले गए जी ठीक हो गया, मुस्तफा साहब ठीक हो गया, शाहिद साहब क्लोज कीजिएगा। आसिफ भाई देखिए ये है प्रॉब्लम, इन्होंने कहा लसानी झगड़ा, इन्होंने कहा कौमी परस्ती, सब इन्होंने बोला। अब मैंने जब इनसे एक सवाल, अभी तो मैंने सारे सवाल रखे नहीं है, सिर्फ एक सवाल रखा कि ये तमाम झगड़ों की तफरीक की बुनियाद बना वो कोटा सिस्टम जो मुमताज भुट्टो ने, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जमाने में पीपल्स पार्टी ने लगाया, और भुट्टो साहब ने ये कहा 1973 में कि किसी भी तरीके से कराची की आबादी 35,000 से ऊपर नहीं शो करना। अब आप मुझे ये बताइए, लसानी तफरीक हमने पैदा की या पीपल्स पार्टी ने पैदा की? मैंने सर पैदा किसने की वो तो खत्म हो गया ना, अब आप लोग आ गए माशाल्लाह, अब आप लीडर्स हैं, अब आपको इन चीजों को खत्म करना है ना। अब तो सर पॉजिटिव कुछ मैसेज दें, कुछ बात करें, कोई आपस में कुछ पॉजिटिव डिस्कस करें। हम तो रिसीविंग एंड पर है ना, हम तो रिसीविंग एंड पर है। ये जाए ना अगर बिलावल भुट्टो से मीटिंग करें और बोले बिलावल साहब ये कोटा सिस्टम खत्म करवाइए आप, ठीक है। ये आपकी सबसे बड़ी रिजर्वेशन रही आज, कोटा सिस्टम और इस्तेमाल। खासतौर पर मुस्तफा साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने अभी में ज्वाइन किया, शाहिद पाशा साहब बहुत शुक्रिया, और दीगर मेहमान जो आज हमारे साथ रहे, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वक्त हुआ चाहता है ख़त्म, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए स्टार न्यूज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, फी अमान अल्लाह।